हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आपके क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस चैनल पे है गाइस, जाके देख लो, प्लेलिस्ट सब कुछ अवेलेबल है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एंड लेट मी टेल यू, इट इज वन चैप्टर जिसमें मुझको बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू प्रिपेयर, बिकॉज एज अ चाइल्ड दिस चैप्टर और एक और चैप्टर आपका आता है ड्रेनेज, ये दोनों चैप्टर्स मुझको बिल्कुल नहीं समझ आए थे जब मैं स्कूल की स्टूडेंट थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई हैड गॉन टू कॉलेज और मैंने टोपोग्राफी करके एक ऑप्शनल लिया था यू नो एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तब मुझको समझ आया था इस चैप्टर का लॉजिक। तब समझ सकते हो कि कितने साल लग गए मुझको, है ना। बट इट इज अ इजी चैप्टर, इट्स जस्ट दैट इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े ट्रिकी है, तो हम कॉन्सेप्चुअली चैप्टर को समझेंगे सो दैट आप लोग आराम से बिना रटे एग्जाम में अव्वल मार्क्स लाओ। चलो नाउ चैप्टर शुरू करने से पहले एनसीईआरटी अगर आपके सामने है तो एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, या फिर अपने सामने एक नोटबुक जरूर खोल के रखना टू जॉट डाउन थिंग्स जो बुक में नहीं है पर मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि बाद में जब आप वही चीज पढ़ो तो उसका लॉजिक आपको याद रहे। वापस से इस वीडियो पे भी आ सकते हो, यही खूबी है यूट्यूब की, पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो प्लीज टेक अ नोटबुक एंड अ पेन एंड फॉर दिस चैप्टर स्पेसिफिकली, और ड्रेनेज दो चैप्टर्स है जिसमें कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, सिर्फ फैक्ट्स दे रखे हैं, पर हम थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे जिससे कि आपको जो है लर्न करने में आसानी हो। एंड कभी आगे यूपीएससी का कोई ख्याल है कि भाई कलेक्टर साहब बनना है, तो उस टाइम पे ये तो यूपीएससी का फेवरेट चैप्टर्स में से है, ठीक है। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आई होप एवरीवन हैज अ नोटबुक एंड पेन। फोकस चाहिए इस चैप्टर में। क्या चाहिए? फोकस। आसान है बट थोड़ा सा घुमाता है ये चैप्टर अपनी उंगलियों पे, ठीक है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब भारत एक ऐसा देश है जो अनफॉर्चुनेटली उसमें एक ही लैंड फॉर्म नहीं है, फॉर्चुनेटली क्योंकि हम इतनी जगह घूम पाते हैं। जब मन करता है पहाड़ों में उसकी ठंड खाने चले जाते हैं, जब बीच का मन करता है तो हमारे पास बीच है, कोस्ट है, जब हमारा मन करता है कि हम वाटरफॉल देखें तो हम प्लेटो एरिया में चले जाते हैं, जब हमारा मन करता है कि रेगिस्तान पे ऊंट पे बैठ के आए तो हम थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट पे चले जाते हैं। तो इंडिया की बात करें तो हमारे पास हर तरीके की भिन्न भिन्न प्रकार की डाइवर्स लैंडफॉर्म्स है ना। इन लैंडफॉर्म्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कि किसी भी परिवार में छोटे बच्चे होते हैं और बड़े बूढ़े भी होते हैं, वैसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो बड़े बूढ़े हुए आपका डेक्कन प्लेटो, है ना। ये जो प्लेटो एरियाज है ये काफी बड़े बूढ़े, काफी ओल्ड है। कैसे ओल्ड है मैं बताऊंगी, ठीक है। बट एज कंपेयर टू दैट जब आप हिमालयाज की बात करो तो हिमालयाज आर क्वाइट यंग। अब आप कहोगे कि मैम यंग कैसे हैं? जब से हम पैदा हुए हैं, मम्मी पापा दादा दादी, तब से हिमालयाज है। अब यहाँ यंग और ओल्ड की जो डेफिनेशन है ये आप जो समझते हो उससे बहुत अलग है। व्हेन आई से यंग मतलब ये कुछ मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और व्हेन आई से ओल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियन ईयर्स ओल्ड, सो यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। तो आपके हिमालयाज यंग है। अब परिवार में जो बच्चे होते हैं वो इमोशनली इमेच्योर होते हैं, वो टैंट्रम करते हैं, वो इमोशनली स्टेबल नहीं होते। वैसे ही जो हमारे हिमालयाज है वो स्टेबल नहीं है, उसमें कुछ कुछ होता रहता है, कभी लैंडस्लाइड होती है, कभी एवलांच आता है। अभी भी हिमालयाज की जो हाइट है वो बढ़ रही है, कम नहीं हुई है, राइट। सो यहाँ लिखा होगा दे आर एन अनस्टेबल जोन, यूथफुल टोपोग्राफी है विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। इमोशंस हाई होते हैं ना बच्चों में, वैसे हमारे हिमालयाज में हाई पीक्स है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है। इट इज यंग एज कंपेयर टू प्लेटो एरिया जहां पर आपके जो माउंटेन्स है वो थोड़े राउंडेड है, थोड़ा धीमा धीमा मेच्योर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं डिटेल में। क्लियर? यस, ऑलराइट। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं द हिमालयन माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अगले क्लास में हम बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों में काफी कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिसमें हमें टाइम लगेगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द हिमालयन माउंटेन्स। अब गाइज शुरू करने, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है हिमालयन माउंटेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बोलोगे कि हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग, मतलब अगर उनकी जियोलॉजिकल एज देखें कि कब वो फॉर्म हुए थे तो वो काफी यंग है। कैसे? मैं बता चुकी हूँ।
राइट, एंड दे आर स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी तो पक्का आपको याद नहीं होगी, जब लंच में क्या खाया था वो नहीं याद, तो इसको समझते हैं। अगेन एग्जाम में नहीं आएगा कैसे फॉर्म हुए थे, जस्ट सो दैट आपको रटना ना पड़े, मैं आपको बता रही हूं। अगर आपको याद है कभी आपने पढ़ा था ज्योग्राफी में कि हमारा एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था पैंजिया, है ना, फिर ये डिवाइड हो गया। अब क्या होता है, हमारा जो प्लैनेट है उसमें उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जिसके वजह से अर्थक्वेक आता है। कुछ याद आ रहा है? अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये मूव करती रहती है। वैसे एक टेक्टोनिक प्लेट थी, द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, ये मूव की एंड इट जॉइंड द यूरेशियन प्लेट। छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। अब जब वो यूरेशियन प्लेट को के पास गई तो इस तरीके से जब दो प्लेट्स जाती है, मेरे पास कोई कुछ है नहीं, दो प्लेट्स जाती है तो ऊपर उठ जाती है ना, दो बुक्स को ऐसे रखो तो ऊपर उठ जाएंगी। तो क्योंकि वो फोल्ड कर रही है इसीलिए इन माउंटेन्स को हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोलते हैं इनको? फोल्ड माउंटेन्स। तो हिमालयाज हैं आपके फोल्ड माउंटेन्स एंड ये जियोलॉजिकली यंग है, ठीक है। अब ये जो लैंडमास है, जो गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था, ये जो लैंडमास है, जो ओल्ड लैंडमास है, कितने साल पुराना लैंडमास है, ये है हमारा डेक्कन एरिया, ठीक है, जिसको हम लोग डेक्कन प्लेटो भी बोलते हैं, दैट इज द डेक्कन एरिया। क्लियर? तो इसके कंपैरिजन में आपके हिमालयास काफी ज्यादा यंग है। क्लियर? इतना पार्ट समझ आ गया? यस, ऑलराइट, समझाते रहेंगे, आते रहेंगे हम इस फोटो पे। इट स्ट्रेचेस ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ में है हमारे। अच्छा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा, ये अगर आपका इंडस रिवर है या आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इसके बीच में आपके हिमालयाज है। दे रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट, लॉफ्टीएस्ट मतलब विशाल, विशाल की स्पेलिंग, लॉफ्टीएस्ट मतलब विशाल, बहुत ऊंचे, बहुत बड़े, है ना। लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगेड, रगेड का मतलब है ऊबड़ खाबड़, ऐसा नहीं सॉफ्ट है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग है, नहीं, रगेड है, एवलांच होता है उस पर, पत्थर है, नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, बैरियर क्यों बुलाया गया है? बैरियर क्योंकि इन हिमालयास के वजह से ही जो ठंडी ठंडी हवाएं तिब्बत वगैरह से आती है वो इंडिया के अंदर नहीं घुसती है, वो वहीं पर रह जाती है, इसीलिए आवर कंट्री नेवर गेट्स एज कोल्ड एज तिब्बत, ठीक है। इट्स अ बिग थिंग फॉर अस, राइट। तो ये बैरियर की तरह भी एक्ट करती है। क्लियर? ऑलराइट, अब हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन आर्क, आर्क होता है ये, है ना, मैथ्स का कुछ कॉन्सेप्ट है आर्क। अगर हम डिस्टेंस देखें हिमालयास का तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर, बट विड्थ देखें तो विड्थ यहां पर है 400 किलोमीटर और यहां है 150 किलोमीटर्स, ठीक है। तो वाइड, इट इज क्वाइट वाइड इन द वेस्टर्न साइड एंड वेरी नैरो इन द ईस्टर्न साइड, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है। अब पॉइंट है, द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ दैन इन द वेस्टर्न हाफ। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? अब जल्दी से ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देते हैं। ये हमारा अर्थ है। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? लाइंस दैट कनेक्ट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज द लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज लैटिट्यूड? लेटे हुए लाइंस लैटिट्यूड होते हैं। जो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। ये ऑल्टीट्यूड कौन से खेत की मुर्गी है? तो गाइस जो ऑल्टीट्यूड है इट इज हाउ हाई यू आर फ्रॉम द मीन सी लेवल। तो सी का जो लेवल है उससे आप कितनी ऊंचाई पे हो उसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड अगर हम ईस्ट का, नॉर्थ साउथ ईस्ट का देखें तो वो ज्यादा ऊंचे पहाड़ मिलेंगे एज कंपेयर टू वेस्ट में, जिनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है। अब आप ये रट सकते हो या आप ये समझ सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहानी बताई कि वो जो गोंडवाना, जो इंडियन प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट से जुड़ी, तो सबसे पहले ईस्टर्न साइड पे जुड़ी, ठीक है। सबसे पहले वो ईस्टर्न साइड से टकराई और यहाँ पर सबसे पहले माउंटेन्स फॉर्म हुए और फिर धीरे धीरे वेस्टर्न साइड से टकराई, ठीक है। तो देखो जैसे ये आपका इंडियन प्लेट है, ये आपका यूरेशियन प्लेट है, तो यहाँ ईस्टर्न साइड से टकरा गई, ठीक है। यहाँ एकदम हाई माउंटेन्स बन गए, यहाँ धीरे धीरे स्लो स्पीड से टकराई। तो क्योंकि स्लो स्पीड से टकराई इसीलिए वेस्टर्न साइड में जो हाइट है माउंटेन्स की वो थोड़ी सी कम है। नहीं भी समझना कोई बात नहीं, रख लेना, ठीक है। मतलब मैं तो समझा दी हूँ क्योंकि मतलब मजा आता है, ठीक है। चलो, दे आर द माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये मैं समझा चुकी हूँ। क्लियर?
यस बेटा, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड होता है कि ये जो मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल क्या होता है? जो आपका सी लेवल है ना, सी लेवल हमेशा यूनिफॉर्म होता है मोस्टली, अब बढ़ने लगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, पर वो जो मीन सी लेवल है उससे आप कितने ऊंचाई पे हो। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं हिमालयाज है 6000 मीटर हाई, 6000 मीटर हाई। कभी कभी जो होता है जैसे हम बैंगलोर में है तो हम भी 2000 मीटर हाई है, हम प्लेटो पे है, राइट। तो आप कितने ऊंचाई पे हो उसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ईस्टर्न साइड पे ज्यादा ऑल्टीट्यूड वाले माउंटेन्स है, ज्यादा ऊंचाइयों वाले माउंटेन्स है, वेस्टर्न साइड में कम ऊंचाइयों वाले। ठीक है, डेक्कन क्या होता है मैं बताती हूँ, अभी धीरे धीरे बताऊंगी, सब अभी जानना चाहते हो रुक जाओ। चलो अब अगर हम हिमालयास को लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बेसिस पे डिवाइड करें, चलो पहले समझते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। अब आप कहोगे मैम 3 नाम क्यों? बेटा तुम्हारा नाम घर पे होता है नालायक, बाहर होता है राजू, और दोस्तों के बीच में कुछ और ही होता है जो मैं बोलना नहीं चाहती। हाँ, तो हमारे हिमालयाज के 3 नाम नहीं हो सकते जब आपके 3 नाम होते हैं, राइट। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। व्हाट डज दैट मीन लॉन्गिट्यूडनल? कि अब ये हमारे लॉन्गिट्यूड है, तो यहां सबसे पहले इस लॉन्गिट्यूड में आता है आपका द इनर हिमालयाज या हिमाद्री। हिमाद्री क्यों बोलते हैं? बुक में नहीं है बट जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हिम मतलब आइस है ना, आइस का जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो माउंटेन्स है वो आइस लेडन होते हैं, है ना, इतनी ऊंचाई, इतना ठंड होता है वहां कि काफी स्नो होता है। तो दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड इनर हिमालयाज। अब आप कहोगे कि मैम वाई इनर, है ना, ये तो आउटर होने चाहिए, बाहर को है। इनर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो हिमालयाज फॉर्म हुए थे, जब 2 प्लेट्स जुड़े थे तो वो यही थे। ठीक है, तो जो पहले चीज है वो उसको इनर, फिर आपने बाहर की गेट बनाई, फिर उसके बाहर की गेट बनाई, राइट। सो दिस इज द इनर हिमालयाज और द हिमाद्री, राइट, और द ग्रेट हिमालयाज, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे ऊंचे माउंटेन्स यही है, सबसे पहले पैदा ये हुए थे, तो सबसे लंबे भी यही है। फिर सेकंड जो पैदा हुए थे वो थे आपके द लेसर हिमालयाज या हिमाचल, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे, मिडिल हिमालयाज भी इनको बोलते हैं, लेसर हिमालयाज भी इन्हें बोलते हैं, इनकी हाइट भी थोड़ी कम है, हिमाचल। और तीसरा है आपके शिवालिक, जिनकी हाइट सबसे ज्यादा कम है। क्लियर? यस, हाँ, बिकॉज इट इज कवर्ड विद आइस। गाइस ये समझ आ गया? लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हिमालयाज कैसे डिवाइड होते हैं, इनर हिमालयाज जो सबसे पहले हुए थे हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयाज क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, फिर मिडिल हिमालयाज या हिमाचल या लेसर हिमालयाज और उनकी हाइट भी छोटी है, फिर आते हैं आपके शिवालिक्स या सबसे छोटे हिमालयाज। टेरेन क्या होता है? टेरेन होता है बेटा कि आपका लैंड कैसा है, क्या वो इस तरीके से उबड़ खाबर है, तो हम कहेंगे रफ टेरेन। ठीक है, टेरेन मतलब जो सरफेस, टेरेन मतलब सरफेस। समझ आ गया? चलो अब हम चलते हैं थोड़े डिटेल में। मजा आ रहा है? इमेजिन करो गाइस, आई नो कि चैप्टर लग सकता है बोरिंग, बुक में तो बहुत ही भयंकर बोरिंग लगता है जब आप पढ़ते हो, बट अभी इस सेशन के लिए आंख बंद करके थोड़ा इमेजिन भी करो कि आप हिमालयाज को ऊपर से देख रहे हो, कैसे वो फॉर्म हो रहा है। इट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना, मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारी धरती किस तरीके से पैदा हुई है, तो थोड़ा आप उस सेंस में सोचोगे तो मजा आएगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं ग्रेट और इनर हिमालयाज या हिमाद्री पे। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। कंटिन्यूअस रेंज मतलब माउंटेन्स जो है कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं है उसमें बहुत ज्यादा ब्रेक्स है। इट हैज एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। क्योंकि वो अच्छा 6000 मीटर्स ऑफ व्हाट? क्योंकि वो मीन सी लेवल से 6000 मीटर ऊपर है, इसीलिए वहां बहुत ठंड होती है, इसीलिए जो माउंटेन्स होते हैं वो स्नो कैप्ड होते हैं, राइट? लिखा होगा दे आर स्नो बाउंड, पेरिनियली स्नो बाउंड। पेरिनियली मतलब पूरे साल भर वहां पर बर्फ होती है, स्नो होती है, क्योंकि पूरे साल वहां ठंडा होता है। क्लियर? ठीक है, तो वहां ग्लेशियर्स भी काफी पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स क्या होता है? रिवर्स ऑफ आइस। रिवर्स ऑफ आइस मतलब वहां जो नदियां है इतने हाई माउंटेन्स पे वो आइस में बदल गई है ठंड के वजह से, तो उनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। आपके जो सारे जो इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट हो गया, सारे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो यहीं पाए जाते हैं। द फॉल्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज
आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। सिमेट्री और एसिमेट्री में डिफरेंस क्या है? सिमेट्री मतलब माउंटेन ऐसा है, बिल्कुल जैसे राइट साइड में है वैसे ही लेफ्ट साइड में है। एसिमेट्रिकल मतलब यहां से ऊंचाई होगा और यहां से इस तरीका का होगा। तो एसिमेट्रिकल है, ऐसा नहीं कि माउंटेन ऐसे है जैसे ड्राइंग है ना, ऊबड़ खाबड़ है, कभी एक साइड से बिल्कुल ढलान है, दूसरे साइड से बिल्कुल चढ़ाई है, तो एसिमेट्रिकल है। द कोर ऑफ द हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। कभी आपने सोचा हो कि पहाड़ के अंदर है क्या? तो उसमें ग्रेनाइट आपको काफी सारे पत्थर देखने को मिलते हैं। इट इज कोर जो है वो ग्रेनाइट का बना है। इसके पीछे भी कारण है बट उसमें मैं नहीं जाऊंगी, थोड़ा डिटेल फिर हम चले जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं हिमाचल। गई समझ आ रहा है ना? क्लियर? चलो अब हम आ रहे हैं हिमाचल या लेसर हिमालयाज पे। तो जो फर्स्ट माउंटेन है इनर हिमालयाज, उसके हिमाद्री के बाद जो पैरेलल में रेंज आते हैं उसे हम लेसर हिमालयाज या हिमाचल भी बोलते हैं। वो 6000 मीटर के थे, ये थोड़े छोटे हैं है ना, बाद में पैदा हुए थे। सो दे आर 3700 टू 4500 मीटर इन हाइट और उसका एवरेज विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर का है। The range are mostly composed of highly compressed and altered rocks। इसको समझते हैं। कंप्रेस्ड क्या होता है? कंप्रेस मतलब जब आप एक तरीके से आपको दबा दिया गया है। तो यहाँ ये मिडिल हिमालयाज है, जैसे मिडिल चाइल्ड जो है बड़े भाई और छोटे भाई के एक्सपेक्टेशन के बीच में पेरेंट्स के उस सामने बिल्कुल फंस जाता है ना, वैसे ये हमारे हिमाचल है जो कंप्रेस्ड रॉक्स यहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल दबे हुए रॉक्स। ऑल्टर्ड मतलब जिसका फॉर्म चेंज हो चुका है ना, कभी वो आपका इग्नियस रॉक है, कभी मेटामॉर्फिक रॉक है। सो दे आर ऑल्टर्ड रॉक्स, कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। समझ गए? नहीं समझ आया तो थोड़ा लर्न कर लो, वैसे समझोगे तो और मजा आएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, कुछ लोगों को नहीं इंटरेस्ट है ना। अब हम आते हैं हिमाचल में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज, 1 मार्कर की तरह ये फैक्ट्स आपको याद करने हैं। इट इज द पीर पंजल रेंज। तो ये आपका पीर पंजल रेंज है हिमाचल में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा धौलाधार, महाभारत रेंजेस, ये कांगड़ा, कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये काफी ज्यादा फेमस पॉपुलर एरियाज है हिमाचल की। हिल स्टेशन होते हैं तो आप जाते ही हो है ना, कांगड़ा वैली, कुल्लू मनाली है ना, जाते हो ना, तो ये काफी पॉपुलर है, इसी एरिया में पाए जाते हैं। क्लियर? यस? हाँ बेटा, नोट्स के पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। आई पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम। अगर नहीं करती तो मुझे प्राइवेटली याद दिला दिया करो, तो मैं पोस्ट कर दूंगी। ऑलराइट, अब हम आते हैं शिवालिक्स पे। शिवालिक्स आर द यंगेस्ट, आखिरी में जो पैदा हुए थे, सबसे छोटे, इसलिए हाइट भी उनकी छोटी है। दे हैव एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 900 टू 1100 किलोमीटर, विड्थ है 10 टू 50 किलोमीटर की। उन्हें आउटर मोस्ट रेंज बोलते हैं। अब याद रखना, आउटर मोस्ट क्यों? आप यहाँ खड़े हो, आप कहोगे कि मैम ये तो हमारे सबसे पास है, इनर मोस्ट होना चाहिए। तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि वो बाद में पैदा हुए थे उसको आउटर मोस्ट बोला जाता है। सबसे पहला जो पैदा हुआ था उसे इनर मोस्ट बोला गया है। क्लियर? राइट? दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north। ये जो माउंटेन्स है आपके हिमाद्री और हिमाचल में, यहाँ से जो नदियां आती है, ये अपने सेडिमेंट्स इन पहाड़ों पे थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर देती है, इसीलिए ये काफी फर्टाइल एरिया है, ये सेडिमेंट से बनी है। क्लियर? अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं दून। दून क्या बोलते हैं? दून, जैसे देहरादून है ना। तो जो आपके ये लेसर हिमालयाज है, हिमाचल है, और आपके शिवालिक्स है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा लैंडमास आता है जिसको हम बोलते हैं वैली एरिया। मतलब दो पहाड़ों के बीच में जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं? वैली। जहां पर आप लोग क्या करते हो? आप लोग ऐसे सन बनाते हो, चिड़िया बनाते हो, है ना, ये हम सब ने ही बनाया है बचपन में, राइट। तो ये जो वैली होता है, मतलब ये आपका इंडिया है, ये आपका हिमाचल है, ये आपका शिवालिक है, तो इसी लॉन्गिट्यूड में जो एरिया आता है इसको हम लोग बोलते हैं दून। बहुत वाइड एरिया होता है ये। अब जो भी नदियां आती है ये सारी जो है यहाँ पर आके काफी सारा अपना सेडिमेंट्स छोड़ देती है, तो इस एरिया को हम काफी फर्टाइल भी बुला सकते हैं। इट इज वेरी वेरी फर्टाइल, जैसे कोतली दून, देहरादून, पतली दून, राइट। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। क्यों? क्योंकि भाई नदियां जो है अपने सेडिमेंट्स यहाँ पर छोड़ती है। जो सेडिमेंट्स नदियां छोड़ती है उसको क्या बोलते हैं? एल्यूवियम,
ग्रेवल क्या होता है? पत्थर, पत्थर लाती है ना नदियां, उसको ग्रेवल बोलते हैं। इंग्लिश थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, राइट? क्लियर? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट होता है बेटा, कंसोलिडेटेड मतलब साथ में, सारे सेडिमेंट्स जो है साथ में आ रहे हैं पार्टी में, हम तो साथ में आएंगे, नाचेंगे और साथ में जाएंगे, नहीं, अनकंसोलिडेटेड है, दूर दूर अलग अलग शेप्स के, अलग अलग फॉर्म के वो लोग आके वहां सेडिमेंटेशन करते हैं। क्लियर? समझ आ गई? एनी अदर डाउट? अबे पवन एंटरप्राइजेस डेक्कन पे आएंगे तो बता दूंगी डेक्कन क्या होता है। चलो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को थम्स अप नहीं दिया है तो दे देना गाइस, और सब्सक्राइब मत भूलना करने के लिए। चलो अब ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड हमने क्या देखा? हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू द इनर हिमालयाज या हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, है ना, ईस्ट और वेस्ट के बेसिस पे भी हमने हिमालयाज को डिवाइड कर रखा है। तो ये है आपका हिमालयाज। याद रखना, अगर आपके पास पेपर और नोटबुक है अभी रफली ड्रॉ कर लो, आपके लिए आसान होगा। पीडीएफ में दे दूंगी बट खुद ड्रॉ करने का अलग ही मजा है, ठीक है? तो अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो यहां आप ऐसे ड्रॉ करना, इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालयाज का पार्ट है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालयाज। फिर सतलज और, हाँ कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ सही है, सतलज और काली के बीच में जो हिमालयाज है इसको हम लोग बोलते हैं कुमाऊं हिमालयाज। फिर काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालयाज है उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालयाज। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालयाज है इसको हम बोलते हैं आसाम हिमालयाज। इसको तो याद करना है, इसका कुछ समझने का नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी हैव डिवाइडेड द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर जो बीच में उसको काटती है, ठीक है? अब एक बात याद रखना कि ये जो है कुछ भूली तो नहीं ना मैं? हाँ, अब आपको गई समझ आ गया ना ये पार्ट? देख लो, ठीक है? पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, आसाम हिमालयाज। अब आप ये देखो, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये एकदम से ऐसा टर्न लेती है। क्यों लेती है मैं बताऊंगी, बट ये टर्न लेती है और यहाँ पर ये रिवर आ जाती है। ये माउंटेन्स भी, हिमालयन माउंटेन्स भी एक टर्न लेते हैं। तो ये जो हिमालयन माउंटेन्स है जो इस साइड आ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल हिमालयाज, ठीक है? विच आर कमिंग टू द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, एज इफ ये इंडिया हमारे देश को, भारत को एक बाउंड्री दे रहे हो, है ना? भगवान का ही हमारा स्थान है यहाँ पर। इट इज कॉल्ड पूर्वांचल हिमालयाज। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, अब ये जो पूर्वांचल है जो ईस्टर्न मोस्ट साइड पे है, अच्छा यहाँ लिखा है बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज। इसको समझते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना में उसको दिहांग बोला जाता है, ठीक है? यही जो दिहांग रिवर है इंडिया में आते ही ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। गॉर्ज क्या होता है? जब दो पहाड़ों के बीच में, मैंने एक इमेज भी डाली है, हाँ ये ऐसे, ये इस तरीके से जो टर्न लेती है ना रिवर पहाड़ के चारों तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं गॉर्ज। तो ये हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर आती है तो हमारे हिमालयाज भी इस साइड आते हैं और उसके साथ साथ रिवर भी इस साइड आती है, ठीक है? ये जो गॉर्ज से इस साइड आती है इसको हम लोग बोलते हैं द पूर्वांचल। क्लियर? ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ द माउंटेन्स। यहाँ पर क्योंकि बहुत बारिश होती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारे देश का, वैलीज है, यहाँ जंगल है, यहाँ काफी ज्यादा ग्रीनरी है, काफी फर्टाइल एरिया भी है। यहाँ पर पूर्वांचल में और भी रेंजेस है, द पटकोई रेंज, फिर आपका नागा रेंज क्योंकि वहां नागालैंड है, मणिपुर रेंज क्योंकि वहां मणिपुर है, एंड देन यू हैव द मीजो रेंज। लूशाई भी एक नाम है तो उसको मीजो रेंज आपकी बुक में दे रखा है, तो मीजो रेंज, ठीक है? ये अगेन याद करने वाला है। Alright, अच्छा यहाँ लिखा है द हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। जो सैंडस्टोन होता है वो सेडिमेंटेशन से बनता है, क्योंकि यहाँ पर नदी आ रही है और काफी उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वो टर्न ले रही है ना। जब गाड़ी आप स्पीड में चला रहे हो, टर्न लेते हो तो स्पीड कम हो जाती है, तो यहाँ रिवर की स्पीड कम हो जाती है तो वो सेडिमेंटेशन करने लगती है, एक के ऊपर एक सेडिमेंट्स होने लगते हैं और सैंडस्टोन काफी ज्यादा पूर्वांचल में पाया जाता है। क्लियर? यस? चलो हिमालयाज खत्म। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसके बाद मेंटी होगा, जो काफी बच्चे कह रहे हैं पता है नहीं आपको चैप्टर, मेंटी चाहते हो, आएगा, मेंटी भी आएगा, पर समझ तो लो चैप्टर को।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दून एंड वैली? गाइस वैली अगर बहुत ही पतला एरिया है तो उसको वैली बोलते हैं, बट दून इज अ पार्ट ऑफ वैली ओनली, बट क्योंकि ये वाला पार्ट काफी ज्यादा ब्रॉड है ना, जो आपका शिवालिक और मिडिल हिमालयाज के बीच का है, इसलिए हमने इसका नाम दून रखा है. इट इज ऑल्सो अ वैली ओनली, इट्स जस्ट अ वाइड लैंड. ठीक है, चलो अब हम आते हैं नॉर्दर्न प्लेन पे. अगर हम बोले आपके आउट ऑफ ऑल द टोपोग्राफीज ऑफ इंडिया, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन सबसे ज्यादा लैंड है, मतलब लैंड मास अगर आपका सम परसेंट याद है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैं भूल गई हूँ, आपको याद होना चाहिए. माउंटेन इतना परसेंट है, प्लेटो आई थिंक इज 40 समथिंग परसेंट है ना, तो प्लेन इज सम 40%, राइट. तो जो प्लेन एरिया है वो सबसे बड़ा लैंड मास एरिया है. तो क्योंकि प्लेन बिग है, तो मैंने आपको बताया था नॉर्थ प्लेन इज मेड बाय बिग रिवर्स, ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड गंगा. It has over 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड. बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा रिवर्स जाती है और सेडिमेंटेशन करती है. यहाँ काफी अच्छा एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है जो बहुत फर्टाइल है. अगर आपके दिमाग में आया है कि मैम ये कैसे बना, चलो जल्दी से बता देती हूँ. तो गाइस जब मैंने आपको बताया था ना हिमालयाज जब पैदा हुए थे, तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी एंटीक्लाइन, चलो जब भी माउंटेन्स बनते हैं उसके साथ साथ एक डिप्रेशन भी बनता है. ठीक है, तो ये वाला एरिया जो इंडिया का था, जब ये जुड़ गया टिबेट लैंडमास से, तो ये वाला एरिया डिप्रेस हो गया था, अंदर जो है घुस गया था. तो वो जो घुसा हुआ एरिया है, वहां पर जब नदियां बार बार आई, उन्होंने सेडिमेंटेशन किया, तो वो एरिया एल्यूवियल सॉइल से रिच हो गया. इसीलिए आज वो इतना फर्टाइल है. इसीलिए यूपी, बिहार, बनारस ऐसे एरियाज में इतनी पॉपुलेशन पाई जाती है, क्योंकि वहां आप खेती बाड़ी करके बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो. क्लियर? अब यहाँ का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखो, जैसे हमने हिमालयाज का कैरेक्टरिस्टिक देखा, नॉर्दर्न प्लेन्स का कैरेक्टरिस्टिक देखो, तो 3 चीजें यहाँ पाई जाती है. रिवराइन आइलैंड पहला कॉन्सेप्ट, दोआब दूसरा कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूटरीज तीसरा कॉन्सेप्ट. तीनों का मतलब अब हम समझने वाले हैं, प्लीज ध्यान से सुनना. पहले है रिवराइन आइलैंड. रिवराइन आइलैंड क्या होता है? अब हिमालय से जब नदी आती है तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड में आती है. इतने हाई स्पीड में आती है कि अपने साथ सब कुछ ले जाती है, चाहे वो सेडिमेंट्स हो, पत्थर हो, कंकड़ हो, अपने साथ सब कुछ ले जाती है. बट जब वो प्लेन एरिया में आती है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है ना. पानी अपने सर पे डालो, तेज से नीचे जाएगी, पर जब जमीन पे आ जाएगी तो उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी, धीरे धीरे नाचते हुए जाएगी. अब जब रिवर की स्पीड धीमी हो जाती है तो उसको थकान महसूस होने लगती है ना. जैसे हम लोग बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो सामान लेके दौड़ रहे हैं, पर धीरे हो गए तो लगता है कि यार सामान नीचे रख दो थोड़ी देर. वैसे ही जो हमारी नदियां हैं वो अपने सेडिमेंट्स जो है नीचे रखने लगती है ना, तो फिर उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं. एंड ये जो सेडिमेंट्स है, कहाँ थी मैं, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि नदी आई और उसने काफी सारे सेडिमेंट्स जो है एक पॉइंट पे छोड़ दिए. ठीक है, तो इस यहाँ पर एक आइलैंड सा बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिवराइन आइलैंड. ठीक है, क्या बोलते हैं? रिवराइन आइलैंड. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नदी है, बीच में जो है सेडिमेंट्स काफी ज्यादा हो गए कि आइलैंड बन गया. वैसे ही यहाँ पर आई डोंट नो अगर आपको क्लियर है, ये एक आइलैंड बन गया है बीच में, इसको क्या बोलते हैं? रिवराइन आइलैंड. ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, इसमें काफी ज्यादा एल्यूवियल सॉइल होती है वगैरह वगैरह. अब ऑल ऑफ दिस एरिया इंक्लूडिंग क्लाइमेट भी काफी परफेक्ट है इस एरिया के फॉर एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर यहाँ पर काफी ज्यादा होता है. क्लियर? सब समझ गए? यस. चलो मैंने रिवराइन आइलैंड समझा दिया. अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, दोआब. दोआब और रिवराइन आइलैंड में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो गाइस जब ऐसे नदी जा रही है और बीच में जो है वो सेडिमेंटेशन कर देती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवराइन आइलैंड. बट वहीं पर अगर दो अलग अलग, हाँ, वहीं पर अगर दो अलग अलग रिवर 1 और रिवर 2 कन्वर्ज हो रही है, अपने रास्ते पे जा रही है पर एक जगह मिल रही है, तो ये बीच वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं दोआब. क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो लैंड कभी कभी फॉर्म हो जाता है, सेडिमेंट्स जो है सेडिमेंटेशन हो जाता है, इसको आप बोलते हो दोआब. तो रिवराइन आइलैंड कब होता है? जब एक ही नदी में सेडिमेंटेशन होकर आइलैंड बन जाता है. जो दो नदी मिल जाती है उस एरिया में जो लैंडमास प्रोड्यूस होता है, इसको हम बोलते हैं दोआब. कंफ्यूज मत होना इस बात से. ठीक है, तीसरा आपको कॉन्सेप्ट
याद करना है डिस्ट्रीब्यूटरीज का। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज होता है जब एक नदी होती है और वो अपने लाइफ के एंड तक पहुंचने वाली होती है, वो समुंदर से मिलने वाली होती है, तो काफी थक जाती है, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाती है तो इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट स्मॉल स्ट्रीम्स, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। बच्चे, बच्चों के बच्चे, पोते, नाते सब हो जाते हैं नदी के, है ना, तो ये होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्लियर? अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है ये इतने ज्यादा स्लो हो जाते हैं तो यहां भी काफी ज्यादा सैंड और सिल्ट छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये भी काफी फर्टाइल एरिया होता है एग्रीकल्चर का। यस। अब द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, जैसे हमने हिमालयाज को डिवाइड कर रखा है, नॉर्दर्न प्लेन्स को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसको ध्यान से देखो तो इंडस रिवर और घाघर रिवर के बीच में जो है उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। यहाँ पर काफी सारे दोआब पाए जाते हैं, मतलब काफी 5 नदियां है ना, पंजाब मतलब 5 नदियां जहां पर जाती है उसको पंजाब बोलते हैं। पंज मतलब 5, पंच, है ना, तो दोआब काफी पाए जाते हैं क्योंकि रिवर्स आपस में मिलती है एंड दे फॉर्म अ दोआब। दूसरा है आपका घाघर रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में यू हैव योर गंगा प्लेन, राइट। तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में हमारा है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो इसको भी आपको थोड़ा सा याद करना है, माउंटेन्स और प्लेन्स में कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। चलो गाइस, क्लियर हो गया? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन? प्लेन बोलते हैं क्योंकि पहाड़ है हो गए, प्लेन है मीन सी लेवल से बिल्कुल ऑलमोस्ट 100 मीटर ऊपर ही होता है, उसको प्लेन बोलते हैं, है ना, मीन सी लेवल से ज्यादा ऊंचा नहीं होता ये। क्लियर? ऑलराइट, अब हम आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। एक तो हमने रीजन के और रिवर्स के बेसिस पे उसको डिवाइड कर दिया। अरे क्या हो रहा है? हाँ सॉरी, कभी कभी चलता नहीं। रिवर्स के बेसिस पे हमने उसे डिवाइड कर दिया पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के बीच में। अब हम लोग उसको अगेन लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। हाँ, we can divide it into 4 parts, भाबर, तेराई, भंगर और खादर। इस पार्ट को अगेन थोड़ा ध्यान से सुनना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। जब नदी, थोड़ा समझ लो फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। जब नदी पहाड़ों से नीचे प्लेन एरिया में आती है तो नीचे काफी बड़े कंकड़ या पत्थर होते हैं, क्योंकि जब आप बहुत थके, जैसे आप आ रहे हो पहाड़ के नीचे, बहुत बड़ी अटैची है आपके पास, बहुत बैग्स है, तो सबसे पहले नीचे आप क्या रखोगे? जो सबसे भारी है उसको आप सबसे पहले रखोगे। वैसे जो नदी है सबसे पहले वैली में आते ही वो क्या नीचे रखती है? कंकड़, बड़े बड़े पत्थर, है ना, उसको नीचे रख देती है। तो ये वाला जो एरिया होता है जहाँ काफी बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाबर। तो अगर आपका ये इंडिया है, यहाँ आपके 3 माउंटेन रेंजेस है, फिर उसके बाद प्लेन एरिया में ये वाला जो एरिया है ना, जो शिवालिक के पैरेलल है ना, प्लेन एरिया में, इसको हम लोग बोलते हैं भाबर। यहां पर आप देखोगे काफी बड़े बड़े पत्थर है। अब क्योंकि यहाँ पत्थर है तो जो नदियां है वो इन पत्थरों के अंदर चली जाती है, ठीक है, पत्थरों के अंदर थोड़ा नीचे नीचे से जाती है। फिर उसके बाद भंगर के बाद आता है ये वाला एरिया आपका तेराई। क्या होता है? तेराई। तेराई जो है मार्शी लैंड है। मार्शी लैंड मतलब जहां पर जिसको हम दलदल बोलते हैं, है ना, जहां पर मिट्टी भी है, जमीन भी है, पर पानी भी है, अंदर जाओगे तो अंदर ही घुसे रह जाओगे। मार्शी लैंड, दलदल वाला लैंड पाया जाता है जहां वापस से नदियां जो है सरफेस पे आती है, ग्राउंड पे आपको दिखाई देती है। फिर हम आते हैं भंगर और खादर। ये क्या होता है? फिर उसके बाद जो नदियां है वो जब इस साइड जा रही होती है तो नदियों के पास वाला जो एरिया होता है ना, उसको हम बोलते हैं खादर। क्यों? क्योंकि वो वाला जो एरिया होता है वो बार बार फर्टिलिटी अपना हर साल रिन्यू करता है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन। तो ये आपकी नदी है ना, तो नदी में जब बहुत तेज बारिश आती है तो नदी जो है नियर बाय एरियाज को फ्लड कर देती है ना। फ्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाढ़ आ जाती है। तो फिर जब बाढ़ आती है वापस से अपनी जगह पे जाती है तो ये वाला जो लैंड एरिया होता है ना, ये काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाता है क्योंकि नदी अपने सेडिमेंट्स आसपास छोड़ देती है। क्योंकि ये हर साल जो है बिल्कुल फर्टाइल हो जाता है, इसको हम बोलते हैं खादर। क्योंकि ये खाद की तरह इसकी फर्टिलिटी
काफी अच्छी होती है, ठीक है। ये न्यू एल्यूवियल सॉइल भी कहलाई जाती है, अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे सेम चीज। तो अभी से बता रही हूँ, उसको क्या बोलते हैं, न्यू एल्यूवियल सॉइल, क्योंकि हर साल जो है नई बनती है। बट यही नदी बहुत साल पहले ऐसे बार बार करती रहती है, नदी की डायरेक्शन भी बदल जाती है, तो खादर से थोड़ा दूर क्या हो जाता है, ये खादर से थोड़ा दूर है ना, जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है, जो पुरानी एल्यूवियल सॉइल होती है, जो ऐसे थोड़ा माउंटेन, थोड़ा जैसे थिक, ऐसे इस टाइप की, जैसे ये नदी है, ये आपका न्यू एल्यूवियल सॉइल है, उसके थोड़ा पहाड़ टाइप जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं भांगर, ठीक है। बिल्कुल बेकार पुरानी एल्यूवियल सॉइल जो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, इसको हम लोग बोलते हैं भांगर। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? शर्मा जी का बेटा हियर। चलो अब वापस से जो मैंने समझाया देखते हैं बुक में क्या लिखा है। सबसे पहले है भाबर, मैंने आपको बोला नदियां आती है शिवालिक रेंज के पैरेलल में, जो बड़े बड़े पत्थर आपको पाए जाते हैं, पेबल्स पाए जाते हैं, वहां पर आता है आपका भाबर, वहां नदियां जो है छुप जाती है। फिर आता है आपका तेराई, तेराई नदियां वापस से दिखने लगती है, जो दलदल जिसको हम बोलते हैं, दैट इज योर तेराई। यहाँ पर इट क्रिएट्स अ वेट स्वम्पी एंड मार्शी रीजन, मिट्टी और पानी का मिलावट आप समझ लो, ठीक है। तो स्वम्पी होता है, स्वॉम्स बोलते हैं इसको, इंग्लिश के वर्ड्स है ये। मार्शी मतलब ऐसे चिपचिपा, मार्शी मोटे मोटे थिक थिक फॉरेस्ट, बैम्बू यहाँ पाए जाते हैं, राइट। थिकली फॉरेस्टेड होता है, यहाँ बहुत वाइल्ड लाइफ होती है, जैसे आपका बंगाल में है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है अभी भी काफी, जो पाकिस्तान से आए थे उन्होंने भी काफी पेड़ वेड़ काट के माइग्रेशन किया, तो ये वो वाला एरिया होता है। फिर होता है आपका, अबे क्या हो गया, लगता है इसका वो खत्म हो गया बैटरी, कोई बात नहीं मम्मा, सब तोड़ दूंगी मैं, कुछ नहीं छोड़ूंगी वेदांतु का। ओके, फिर आते हैं हम भांगर पे। भांगर जो है इट इज द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, नदी से दूर वाला जो सॉइल है, जो बहुत पहले बन गया था, ठीक है। इट इज फाउंड अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर। तो अगर ये नदी है, यहाँ पर न्यू एल्यूवियल सॉइल है, तो इससे जो दूर है, जो थोड़ा सा ऊंचाई पे है, इसको हम भांगर या ओल्ड एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स कैल्सेरियस डिपॉजिट्स, इसमें कंकड़, मोटे मोटे पत्थर काफी पाए जाते हैं, कंकड़। कैल्सेरियस डिपॉजिट्स मतलब कैल्शियम रिच डिपॉजिट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं खादर पे। खाद यंग होती है, फर्टाइल होती है, बार बार रिन्यू होती है, नदी के पास पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं खादर। यहाँ पर हमारे जो फार्मर्स है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि लैंड इतनी फर्टाइल है, तो एक ही लैंड पे 1, 2, 3 क्रॉप्स ग्रो करते हैं साल में। क्लियर? यस। तो गाइस दैट इज व्हाट वी हैव डन टुडे। अब होने वाला है मेंटी, बट जल्दी से समराइज कर देते हैं हमने किया क्या। पहले हमने हिमालयाज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें मैंने 2 चीजें बोली आपको याद रखना है। पहला, दे आर जियोलॉजिकली यंग, और दूसरा, दे आर स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। फिर आपको पढ़ना है कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ रीजन या रिवर्स हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज एंड आसाम हिमालयाज, PKNS, ठीक है। PKNA, PK आना, पर ये उल्टा है, PK ना आना, ठीक है। तो PK ना आना। ऑलराइट, देन यू हैव नॉर्दर्न प्लेन्स, जो बिग रिवर से पैदा हुई है, ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा। एंड उसके बाद वी सॉ हाउ इट इज डिवाइडेड, वैसे ही पैरेलली शिवालिक से पैरेलल आपका भाबर, तेराई, भंगर और खादर, ठीक है। एक और पार्ट हमने किया था कि नॉर्दर्न प्लेन्स रिवर्स के बेसिस पे भी डिवाइड होती है, बट यहाँ लिखा नहीं, कोई बात नहीं। Hello बच्चों, how are you all doing today? This is your master teacher सुरभि गुप्ता from वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो गाइज आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले, हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आपका चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर का पहला सेशन हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। बहुत अत्यंत से भी ज्यादा जरूरी है कि आप सेशंस को देखो, पेन और पेपर के साथ बैठो। देखो मैं हर चैप्टर के लिए नहीं बोलती है ना, मैं बोलती हूँ मैं नोट्स दे दूंगी, बट इस चैप्टर के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि अपने नोट्स, अपनी नोटबुक और पेन के साथ बैठो, और जो मैं बोल रही हूँ, जो आप समझ रहे हो, वीडियो पॉज करके खुद जो है जॉट डाउन करो, खुद जो है ड्रॉ करो, खुद समझो, तो आपको इस चैप्टर में मजा भी आएगा। आपको ना ऐसा लगेगा कि यार देश के बारे में जो आपको
चीजें पता चलेगी, ज्योग्राफी से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। अगर आप इस सेशन का रिप्ले देख रहे हो, नॉर्मली आई से वॉच इट एट 1.25x है ना स्पीड, बट आज मैं ये नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी नॉर्मल स्पीड से देखो। अच्छा नाउ गाइस, हर वीडियो का जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल पे भी डालते हैं। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक, मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड दिस इज आवर इंस्टाग्राम आईडी, माय इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो अगर आप मुझसे पर्सनली कोई बात करना चाहते हो या अपनी कोई इशू बताना चाहते हो, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं विदाउट मच डिले, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने हिमालयाज के बारे में पढ़ा, है ना। हमने हिमालयाज के लॉन्गिट्यूडनल और रीजनल वेरिएशन के बारे में पढ़ा कि कैसे इट इज डिवाइडेड बिटवीन हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। फिर उसको रीजन के बेसिस पे भी डिवाइड कर रखा था हम लोगों ने, राइट। वो फिर पूर्वांचल और ये सब आ गया। फिर हम लोगों ने देखा इंडियन प्लेन्स के बारे में कि इंडियन प्लेन्स को भी ब्रह्मपुत्रा प्लेन, गंगा प्लेन, रिवर्स के बेसिस पे हमने डिवाइड किया था। और फिर रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे भी हमने इसको डिवाइड किया था। दैट इज योर भंगर, खादर, तेराई एंड भाबर, है ना। इस तरीके से हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ये पार्ट का वीडियो जरूर देख लेना, है ना। और बता भी देना, यो इन द चैट बॉक्स कर दो अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटो, सबसे पहले समझते हैं पेनिनसुला क्या होता है। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं कि इंडिया इज अ पेनिनसुला, एनी लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। प्लेटो क्या होता है? प्लेटो होता है ये लैंड है और फिर थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड ऐसे टेबल टॉप में है ना। तो इस पीस ऑफ लैंड को आप क्या बोलते हो? प्लेटो। जो बाकी पीसेस ऑफ, मतलब बाकी जो लैंड मास है उससे थोड़ा उठा हुआ है, टेबल की फॉर्म में है। तो इंडिया में ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो, क्योंकि एक तो वो पेनिनसुला है और वो प्लेटो है, थोड़ा सा उठा हुआ है। क्लियर? अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वापस से बोल रही हूँ, पेन और पेपर लिखो, ये सब ड्रॉ करते रहो जिससे याद रहे आपको, राइट। पढ़ेंगे और समझेंगे। पेनिनसुला प्लेटो इज अ टेबल लैंड, क्योंकि टेबल की तरह उठा हुआ है, composed of old crystalline igneous and metamorphic rock। ध्यान से सुनना, इग्नियस रॉक कैसे होता है? जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है और जो आपका लावा है वो कूल डाउन हो जाता है, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे पत्थर, है ना। तो इग्नियस रॉक यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ काफी वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ करते थे। और मेटामॉर्फिक रॉक, जब यही इग्नियस रॉक एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये लैंडमास भी बहुत पुराना है। सो यू हैव क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। समझ गए? कुछ रटना ही नहीं है, बड़ा आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। फॉर्मेशन, इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड इट हैज, मतलब बताया था कि जो आपका पैंजिया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। जो सदर्न पार्ट था उसको गोंडवाना बोलते थे। ये गोंडवाना जाके जो है तिब्बत चाइना प्लेट से जुड़ गया, है ना। तो ये जो गोंडवाना है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है। हिमालयास तो नए बने थे ना उस टाइम, पर गोंडवाना तो कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, राइट। द प्लेटो हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। हिमालयास की बात करें तो वो वहाँ चट्टाने बहुत, क्या बोलूँ उसे, नुकीली है ना। वेरी शार्प पॉइंटेड हिल्स एंड वेरी स्टीप वैलीज हिमालयाज में। पर ये जो प्लेटो है ये थोड़ा बूढ़ा है। जब आप बूढ़े हो जाते हो ना तो आप थोड़े सॉफ्ट हो जाते हो, आप में इतना तेज नहीं रहता, है ना। पर हिमालयास तो यंग है, बहुत तेज है, बहुत शार्पनेस है। वहाँ ये प्लेटो इतने बूढ़े हो गए कि वहाँ पर जो हिमालयाज है उनकी इस तरीके से हिल्स है, राउंडेड हिल्स, और वैलीज भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और बहुत स्टीप नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है ना। इरोजन वगैरह हो गया इसके वजह से। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्लेटो में हम इंडियन प्लेटो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, द सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो। ठीक है, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना। चाहो तो प्लॉट भी करना शुरू कर दो, प्लॉट करना शुरू कर दो जिससे आपके लिए इजी हो। ये है आपका इंडिया, ठीक है, ये आपका गुजरात वगैरह। अब आया आपका नर्मदा रिवर, ठीक है। व्हाट इज दिस? नर्मदा,
N लिख रही हूँ मैं यहाँ। नर्मदा रिवर जो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। फिर नर्मदा के नीचे जो माउंटेन्स है उसको हम लोग बोलते हैं सतपुरा माउंटेन्स, ठीक है। ऊपर जो माउंटेन्स है उसको हम लोग बोलते हैं विंध्या माउंटेन्स, और यहाँ राजस्थान की तरफ थोड़ा सा जो माउंटेन्स है इसको हम लोग बोलते हैं अरावली माउंटेन्स। क्लियर? इतना समझ आ गया? आपकी नर्मदा रिवर, उसके नीचे है सतपुरा, इट इज बाउंड बाय विंध्यास इन द नॉर्थ, एंड फिर आए इस साइड आपके क्या बोलते हैं, अरावली माउंटेन्स। तो जो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला पार्ट है ना, ऑल ऑफ दिस पार्ट, ये वाला जो प्लाटो है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड प्लाटो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे इन द नॉर्दर्न मोस्ट, इट इज इन द नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर, एंड साउथ में वो सतपुरा रेंज, एंड फिर यहाँ पर डायरेक्शन का ये बना दो जैसे कंफ्यूजन ना हो, एंड नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल से बाउंड है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। The Vindhya range is bounded by the Satpura range on the south and Aravallis in the northwest। वैसे ही मैंने दिखाया, ये आपके अरावलीज होगा, ये सतपुरा, विंध्या और बीच में नर्मदा रिवर। याद करते रहो, डालते रहो अपने नोट्स में, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि इस साइड अरावली हिल्स के इस साइड वाला जो एरिया है ना, अरावली हिल्स के इस साइड वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं द डेजर्ट, थार डेजर्ट, इंडिया का थार डेजर्ट। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। The flow of the rivers draining in this region, namely the Chambal, Sindh and Betwa and Ken, is from the southwest to the northeast, thus indicating the slope। एक बार मुझे देखने दो कि कोई, अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, आई वॉन्टेड अनदर स्लाइड, बट कुछ नहीं होता, यहीं पर पढ़ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर लिखा है कि पहले हम लोग यहाँ समझते हैं प्लेटोज क्या क्या है, फिर हम लोग रिवर्स पे आते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी आप रिवर्स पे आएंगे। अब आप समझ गए कि यहाँ पर आपका, एक बार इसको मैप को वापस से दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपका नर्मदा रिवर है, नर्मदा के रिवर के ऊपर, यू नो व्हाट, मुझको चाहिए होगा एक और स्लाइड, एक सेकेंड। ऑलराइट, न्यू स्लाइड हो जाए, इसको करा जाए फुल स्क्रीन, एंड हम आ गए न्यू स्लाइड पे। चलो अब हम लोग ठीक से पढ़ पाएंगे ना, क्लियर होगा हमारे लिए। पहले हम लोग इंडिया बना लेते हैं, ठीक है। मतलब मेरा देखो इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है, मुझे पता है बहुत लोग हैं यूट्यूब पे जो अलग ही सुंदर बनाते हैं, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। ये है आपका नर्मदा रिवर, ड्रॉ कर लो मेरे साथ साथ। उसके बाद आते हैं आपके माउंटेन्स, तो ये है आपके सतपुरा माउंटेन्स, ठीक है। फिर ये है आपके अरावली माउंटेन्स। क्लियर? क्लियर? कुछ छोड़ा मैंने? अरावली माउंटेन्स, विंध्या माउंटेन्स, सतपुरा माउंटेन्स। अच्छा, अब हम आते हैं प्लेटो पे। तो गाइज अब आपको, अच्छा सॉरी, सतपुरा लिख ही लेती हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है उससे। अरावली है ना, सतपुरा, अरावली, विंध्या, विंध्या क्यों भूल रही हूँ मैं बार बार, ऑलराइट, विंध्या माउंटेन्स। अब हम लोग आते हैं प्लेटो पे। प्लेटो का ध्यान से सुनना, ये वाला जो आपका पार्ट है इसको यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, इट इज द मालवा प्लेटो। अबे भाई इस साइड क्यों गया ये, हाँ, तो ये है आपका, इस साइड पे आपका है मालवा प्लेटो, ठीक है, इट इज द मालवा प्लेटो। फिर आता है आपका वही छोटा नाग, सॉरी, बुंदेलखंड, बंगेलखंड, ये वाले दो प्लेटोज आते हैं, और बिल्कुल ही ईस्टवर्ड साइड पे हम लोग जाते हैं तो आपका आता है छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। ड्रॉ कर लो ये आप लोग, ठीक है। तो आपका नर्मदा रिवर, सतपुरा, विंध्यास, फिर आपकी अरावली माउंटेन्स, अरावली के इस साइड है आपका डेजर्ट, ठीक है। नर्मदा के ऊपर वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्लेटोज। तो सबसे मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड, बंगेलखंड, एंड देन यू हैव योर छोटा नागपुर प्लेटो। समझ गए? अब जो कुछ नदियां है जो यहाँ जाती है, वापस यहाँ डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
ये नदियां इस साइड जाती है, इनकी डायरेक्शन इतनी है। सोम, बेटवा, इन सब की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है। इस साइड नहीं लिख सकते एग्जाम में, आप लिखोगे फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। क्या डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। अब आप कहोगे क्यों है ऐसे, ऊपर की तरफ क्यों जा रही है, वियर्ड नहीं है गाइस। आपको ऊपर की तरफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको इंडिया ऐसे देखने को मिल रहा है, बट इंडिया इज अ फ्लैट लैंड। अगर रिवर एक साइड जा रही है इसका मतलब स्लोप हमारा उस साइड को है। तो ये जो प्लेटो एरिया है इसका स्लोप जो है थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, थोड़ा सा उस साइड टिल्टेड है, और जहां पर टिल्ट होता है वहां नदी जो है अपनी चली जाती है। तो यहाँ सारी रिवर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रही है बिकॉज ऑल ऑफ दीज प्लेटोज आर टिल्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया गाइस। ठीक है, अब पढ़ते हैं। The flow of the river draining in this region, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये वाली जो रिवर्स है ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, इंडिकेटिंग अ स्लोप। ठीक है, अब द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। तो यहाँ पर आप एक्चुअली मैंने जो ड्राइंग बनाई है उसमें भी साफ साफ भाई आगे, हाँ तो इसमें भी साफ साफ दिख रहा है, बैटरी की जरूरत है मुझको, इसमें भी साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर तो ये बहुत ब्रॉड है, बट एज वी गो टूवर्ड्स द ईस्ट ये प्लेटो जो है थोड़ा सा नैरो हो जाता है। ठीक है, तो यू हैव योर बुंदेलखंड, बघेलखंड, या लिखा है मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो, बघेलखंड प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो। क्लियर? अब छोटा नागपुर प्लेटो से यहाँ पर आता है आपका दामोदर रिवर। दामोदर रिवर लिखा है ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, मतलब यहाँ दामोदर रिवर आके जो है ड्रेन हो जाती है सी में। क्लियर? ड्रॉ करोगे तो इजी लगेगा, इतना टफ है नहीं। ऑलराइट, अब हम आते हैं डेक्कन प्लेटो पे, द सेकेंड पार्ट। तो नर्मदा रिवर, तो वापस से आप अपना इंडिया बना दो। ठीक है, तो यहां पर हो गया आपका नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, सतपुरा रेंजेस, सॉरी विंध्या रेंजेस, सतपुरा रेंजेस, सतपुरा रेंजेस जो है नॉर्थ में हुआ। ये पूरा जो साउथ का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटो। क्लियर? अब पढ़ते हैं। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉडर बेस इन द नॉर्थ। तो यहाँ पर है आपका सतपुरा रेंजेस, है ना, सतपुरा माउंटेन रेंजेस जो नॉर्थ की तरफ है। While the महादेव, the कायमूर and the माइकाल रेंज in the eastward, तो यहाँ पर भी कुछ माउंटेन्स है जिसका नाम है आपका महादेव और माइकाल रेंजेस, ये ईस्ट की तरफ है। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ है। The Deccan Plateau is higher in the west। नो वापस ऐसे बनाओ। ठीक है, हमेशा डायरेक्शन का ये बनाओ जिससे कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज आई एम अ वेरी, जैसे होता है ना, नहीं मुझे समझ आते डायरेक्शंस तो मैं हमेशा पढ़ाते हुए भी बना देती हूँ। तो जैसे छोटा नागपुर प्लेटो नॉर्थ, ये पूरा जो सेंट्रल हाईलैंड से नॉर्थ ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, वैसे अगर हम डेक्कन प्लेटो को देखें इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द वेस्ट। इसीलिए मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है इट इज वेस्ट फ्लोइंग। ठीक है, जो भी ज्यादातर आपके रिवर है, महानदी, नर्मदा वगैरह, कावेरी, ये वेस्ट फ्लोइंग है। राइट, ये वेस्ट में फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में जाके समा जाती है। क्लियर? क्लियर? अब आप कहोगे कि नहीं मैम नर्मदा तो ईस्ट फ्लोइंग है, तो उसकी अपनी एक कहानी है। नर्मदा रिवर इस तरीके से ओरिजिनेट करती है कि रिज वैली के थ्रू, कुछ कुछ ऐसे माउंटेन्स के थ्रू जो है उसको ले जाया जाता है टुवर्ड्स द ईस्ट। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, बट मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है दे आर वेस्ट फ्लोइंग। क्लियर? हाय, ऑलराइट, अब ध्यान से सुनना क्या लिखा है। An extension of the plateau is also visible in the north east। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए, यहाँ पर आपको एक प्लेटो, इसी प्लेटो का पार्ट दिखेगा जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग प्लेटो। कार्बी एंगलोंग प्लेटो। ठीक है, यहाँ प्लेटो में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस भी दिखेंगे, जैसे वही गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, यहाँ पर दिखते हैं। ये क्यों हटे हुए हैं आपके डेक्कन प्लेटो से? जैसे कभी कभी ज्वाइंट फैमिली नहीं होती और फिर उसमें जो सबसे यंगेस्ट बहू और बेटा जो होता है वो कहते हैं हमें अलग रहना है, परिवार एक है पर थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, फॉल्ट लाइन्स आ जाती है परिवार में। वैसे ही यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन आ गई है। ठीक है, जब ये जुड़ रहे थे, हमारे दो प्लेट्स जुड़ रहे थे, तो बीच में क्रैक आ गया था। तो ये जो फॉल्ट लाइन है जहां पर आपका छोटा नागपुर प्लेटो है,
इस फॉल्ट लाइन के बाद डेक्कन प्लेटो का ही पार्ट है ये कार्बी एंग्लोंग प्लेटो, जहां पर आपके ये सारे हिल्स है, जैंतिया हिल्स, खासी हिल्स और गारो हिल्स। क्लियर? ठीक है गाइस, आई होप इतना समझ आ गया। पहले है आपका डेक्कन प्लेटो, फिर है आपका सेंट्रल हाइलैंड्स। सेंट्रल हाइलैंड्स के नीचे नर्मदा रिवर के ऊपर का पार्ट है ना, सतपुरा, आपका विंध्या रेंजेस, सतपुरा रेंजेस के ऊपर वाला पार्ट है। वहां पर आपके अलग अलग प्लेटोज आ जाते हैं, मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो, बंगेलखंड प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो। जो आपकी रिवर्स है, सोम हो गया, बेटवा हो गई, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है क्योंकि थोड़ा सा स्लोप है। वहीं हम डेक्कन प्लेटो की बात करें तो नर्मदा रिवर के नीचे है ना, यहाँ पर जो है, और ईस्ट में माइकाल हिल्स वगैरह वगैरह है, थोड़ा सा लर्न कर लो कौन से हिल्स है। वो जो है थोड़ा सा वेस्टवर्ड जो है स्लोप है, तो सारी रिवर्स भी वेस्टवर्ड ही है। क्लियर? ईस्टवर्ड, नॉर्थ साउथ ईस्टवर्ड, देखा यही गलती होती है, ईस्टवर्ड है। बहुत कम रिवर्स जैसे नर्मदा रिवर वेस्टवर्ड जाती है। ऑलराइट, चलो अब हम आते हैं घाट्स। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो डेक्कन प्लेटो का ही पार्ट है। घाट्स क्या होते हैं? घाट्स जो है माउंटेन रेंजेस होते हैं, तो हम उन्हें रेंज क्यों नहीं बुलाते हैं? तो ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा माउंटेन नहीं होते क्योंकि इतनी उनकी हाइट नहीं होती। हिल कह सकते हो आप इनको, दे आर लाइक हिल्स, बट क्योंकि वो बिल्कुल रेंज की तरह कंटिन्यूअस और बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, हम उनको रेंज नहीं बुलाते, हम उनको घाट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? घाट। ठीक है, ऊपर से वो थोड़े सी के पास होते हैं, इसीलिए भी हम उनको घाट बुलाते हैं। ठीक है, अब आए आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। तो ये है आपका वेस्टर्न घाट्स और ये ईस्टर्न घाट्स। ध्यान से सुनना, जो वेस्टर्न घाट्स है वो जो सी है ना, दिस इज द सी, अरेबियन सी, इससे बहुत ज्यादा पास है। ऑन द अदर हैंड जो ईस्टर्न घाट्स है वो थोड़े से बे ऑफ बंगाल से दूर है। ठीक है, थोड़े से दूर है, जो माउंटेन्स है यहाँ पर ये थोड़े से सी से दूर है। यहाँ जो वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स है ये कंटिन्यूअस माउंटेन्स है, इनमें कोई ब्रेक नहीं है। इसीलिए जब नदियों को या किसी को भी यहाँ जाना पड़ता है सी के पास, तो इन्हें पास बनाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ से जो ट्रेन वगैरह जाती है इनमें काफ़ी टनल्स होती है। जैसे अगर आप मालाबार कोस्ट या मालाबार रेलवेज, क्या बोलते हैं, कोंकण रेलवेज, इन सब में ट्रैवल किए हो गोवा तक, मुंबई तक, तो बहुत सारी टनल्स होती है क्योंकि माउंटेन रेंजेस के अंदर से जो है रास्ता बनाना पड़ता है। क्या मस्त है ना ज्योग्राफी, राइट? वहीं अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो माउंटेन्स जो है ऐसे डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, एंड यहाँ पर जो है काफ़ी दूर है सी से, इसीलिए जो रिवर्स है वो यहाँ जब आती है तो फैल जाती है और डिस्ट्रीब्यूटरीज बना देती है, डेल्टा बना देती है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड डेल्टा पढ़ा चुके हैं वैसे, बट वापस से बता देती हूँ। जब नदी अपना आखिरी पड़ाव पे होती है और सी में अपना जो है समर्पण करने वाली होती है, बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सी, उससे पहले उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, और क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा एरिया होता है ना, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में बट जाती है। इस स्ट्रीम को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अब ये जो स्ट्रीम जो है ये अपने सारे सेडिमेंट्स वगैरह यहाँ छोड़ देती है। जैसे होता है ना, मरने से पहले हम अपना मोह माया, सोना, लहंगे सब छोड़ के जाते हैं, अपने साथ लेके कभी नहीं जाते। तो नदियाँ भी सब अपना छोड़ के जो है समुंदर में समाने, अपने आप को समाने चली जाती है ना। तो ये जो सेडिमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये पूरा एरिया को हम डेल्टा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ा ब्रॉड एरिया है नदियों के पास, है ना, समा जाने के लिए और अपना सारा सामान छोड़ जाने के लिए। तो यहाँ डेल्टा काफी फॉर्म होता है। बट नर्मदा जैसा रिवर जो वेस्ट की तरफ फ्लोइंग है, वो जो है डायरेक्टली सी के अंदर कूदा मारता है क्योंकि स्पेस ही नहीं है उसके पास फैलने का, है ना, एकदम मर गए, कुछ नहीं कर पाए, राइट? तो ये वाली जो रिवर्स होती है ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, बट इतना समझ लो कि ये डायरेक्टली अगले चैप्टर में है शायद ये, बट ये डायरेक्टली अंदर घुस जाती है तो इट डजंट फॉर्म अ डेल्टा। क्लियर? अच्छा, अब जो वेस्टर्न घाट्स, मैंने काफी यहाँ पर गोबर कर दिया है, तो हाँ, अब जो वेस्टर्न घाट्स में हिल्स होती है वो छोटी होती है शुरू में और फिर बाद में बहुत बड़ी हो जाती है, पर जो ईस्टर्न घाट्स में हिल्स है वो सारी ही काफी छोटी होती है। क्लियर? right? Their average variation is 900 to 1600 मीटर। 900 से शुरू होती है और 1600 तक खत्म होती है। बट जो ईस्टर्न घाट में है वो सिर्फ 600 मीटर की ही हिल्स होती है।
ड्रॉ करते रहो तो याद रहेगा, ठीक है। चलो अब एक बात, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ, वेरी गुड पॉइंट। तो यहाँ पर अगर आप देखो वेस्टर्न घाट्स को देखो तो यहाँ पर ये शुरू होती है सतपुरा रेंजेस से और ये नीलगिरी माउंटेन्स तक या नर्मदा रिवर से नीलगिरी माउंटेन्स तक जाती है। और यहाँ पर जो है इट स्टार्ट्स विद द महानदी वैली, महानदी रिवर के नीचे जो वैली है वहां से शुरू होती है एंड इट गोज अप टू द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, ठीक है। नीलगिरी हिल्स तक ये जाती है, राइट। अब यहाँ क्या लिखा है? वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन को हम लोग रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं। रिलीफ रेनफॉल क्या होता है इसको समझते हैं। तो गाइज ये है हमारा देश, यहाँ है हमारे वेस्टर्न घाट्स, है ना, मैंने डायरेक्शन दिमाग में किया, राइट। अब ये आपके वेस्टर्न घाट्स और यहाँ से आ रही है आपकी मॉइस्चर लेडन विंड्स जो साउथ वेस्ट मॉनसून कहलाते हैं। अगली वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में करेंगे। तो ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आ रही है इनमें काफ़ी मॉइस्चर होता है। अब पहाड़ों से टकराती है, पहाड़ बोलते हैं आइए हमारे देश पधारिए, आपका वेलकम। बट पहाड़ों के थ्रू तो ये जा नहीं सकते, है ना, अच्छा भी नहीं लगता और पहाड़ है भी बहुत बड़े, तो ये ऊंचे उठने लगते हैं विंड्स। तो ऊंचे उठने लगते हैं, कैसे उठेंगे साइंस थोड़ा अगर आप लगाओ तो वार्म एयर राइजेस, तो अपने आप को मतलब थोड़ा मॉइस्चर छोड़ते हैं जिससे कि वो ऊंचा उठ पाए और उस साइड जा पाए, है ना। ऊंचा उठते उठते काफी रेनफॉल हो जाती है इस साइड ऑफ द माउंटेन। सो बाय द टाइम क्लाउड्स जो है ईस्टर्न घाट्स पहुंचते हैं इनमें काफी कम मॉइस्चर रह जाता है, तो यहाँ पर कम रेनफॉल होती है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ऑर्नोग्राफिक रेनफॉल नहीं होती, बट यहाँ पर क्योंकि पहले जो माउंटेन्स है, जो वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स है, वो रेनफॉल को साउथ वेस्ट मॉनसून को हेलो बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑर्नोग्राफिक रेनफॉल होती है। क्लियर? थोड़ा सा बार बार वीडियो को रिपीट पे देख लेना अगर समझ नहीं आया कुछ भी, ठीक है। चलो नाउ वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। फॉर एग्जांपल हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट्स में उसको हम लोग बोलते हैं अनायमुदी एंड दोदा बेट्टा, ठीक है। एंड महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। तो ये याद कर लो, महेंद्रगिरी वन मार्कर की तरह आ सकता है, हाईएस्ट है थोड़ा इस साइड को है महेंद्रगिरी, एंड देन यू हैव द दोदा बेट्टा एंड अनायमुदी। क्लियर? ऑलराइट। अब डेक्कन प्लेटो में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है? तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां पर काफी वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे। इग्नियस रॉक से आपको ब्लैक सॉइल ही ज्यादातर मिलती है। वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है। इस ब्लैक सॉइल एरिया को हम डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। द वर्ड दैट इज यूज्ड इज द डेक्कन ट्रैप, राइट। अब अरावली हिल्स पे आते हैं, क्योंकि डेक्कन प्लेटो का पार्ट अरावली हिल्स भी है। डेक्कन प्लेटो का नहीं, सारा सेंट्रल हाईलैंड प्लेटो को अरावली हिल्स भी फ्लेक करते हैं। तो समझ लो कि दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। तो अरावलीज अगर आपने मूवीज में देखे हैं काफी दिखाते हैं, बहुत सुंदर हिल्स होते हैं बट ब्रोकन होते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते, बहुत ज्यादा पुराने हिल्स हैं ये। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर इस तरीके से साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये रेंज करते हैं आपके अरावली हिल्स। क्लियर? समझ आ गया? जल्दी से गिव मी अ यो इन द चैट बॉक्स अगर अभी तक समझ आ रहा है और मजा आ रहा है, और बोल दो नो मैम कुछ नहीं आ रहा। क्या है ये चैप्टर? बेटा ये चैप्टर से डरो मत, अभी तो क्लाइमेट करना है ना। चलो अब हम आते हैं इंडियन डेजर्ट पे। मुझे कभी कभी लगता है आज मेरे सर पे भी अरावली माउंटेन नहीं हिमालयास फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ। एनीवेज लेट्स नॉट टॉक अबाउट। ये ना आम निकलता है गाइस, जितना आम खाओगे ना गर्मी निकलती है। चलो अब हम आते हैं इंडियन डेजर्ट पे। तो इंडियन डेजर्ट कहाँ है? तो एज आई टोल्ड यू ये हमारा देश, अगर यहाँ हमारे अरावली हिल्स है तो इस साइड नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे? वेस्ट टू द अरावली हिल्स आता है आपका इंडियन डेजर्ट, जहां पर हमारे काफी सैंड ड्यून्स है। ऑब्वियसली बारिश तो होगी नहीं, वहां बहुत ड्राई रीजन कहलाया जाता है। इट रिसीव्स बिलो 150 mm पर ईयर ऑफ रेन। बहुत ड्राई और एरिड वेदर है, इसीलिए वेजिटेशन भी कुछ खास वहां नहीं मिलती। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन, बट कोई भी जो रिवर यहाँ पर इमर्ज करती है वो सी तक नहीं पहुँचती, क्योंकि बहुत जल्दी गर्मी के कारण वो सूख जाती है। जैसे आपका मोटिवेशनल वीडियो देखते हो निकलता है, पर वो एंड डेस्टिनेशन तक पहुँचना नहीं, सूख जाता है।
Don't be sad, be motivated. All right. तो लूनी is the only river that is one of the largest rivers, बल्कि इसे मिरेकल रिवर बोला जाता है, बट इसकी कहानी आपके बुक में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, बस याद कर लो, ठीक है। अच्छा, बारचांस दैट इज क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। तो क्रिसेंट शेप्ड कैसे है, तो अर्ध जैसे चांद नहीं होता ऐसे वाला, है ना, तो इस टाइप के आपको काफी सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे डेजर्ट में। इस टाइप के क्यों होते हैं, क्योंकि जो सैंड विंड है वो इस साइड आ रही होती है ना, और वो इरोड करती रहती है सैंड को, यहाँ से सैंड लेती रहती है, तो इस तरीके का शेप हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बर्चन्स। काफी ज्यादा इंडो पाकिस्तान बाउंड्री में पाई जाती है, क्योंकि वहां काफी ज्यादा हवाएं आ रही होती है, तो वहां काफी ज्यादा पाई जाती है। क्लियर? मजा आ रहा है? वीडियो को थम्स अप दे दो अगर अभी तक नहीं दिया है, और मजा आ रहा है अगर चैप्टर में तो। चलो अब हम आते हैं कोस्टल प्लेन्स में। तो चलो देखते हैं क्या हुआ अभी तक। ये है हमारा नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर हुआ आपका मालवा प्लाटो, बुंदेलखंड प्लाटो, बंगेलखंड प्लाटो और छोटा नागपुर प्लाटो। यहाँ पर भी डेक्कन प्लाटो का पार्ट है, ये भी डेक्कन प्लाटो है। यहाँ आपके अरावली हिल्स है, यहाँ पर आपका थार डेजर्ट है, यहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स भी है। फिर ये वाला जो पार्ट है, द लैंड मास, जो सी को छू रहा होता है ना, द लैंड मास दैट इज टचिंग द सी इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन, द इंडियन कोस्ट। क्लियर? सिंपल है ना। अब इसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, ऑल ऑफ दैट यू ऑलरेडी नो। अब हम लोगों ने वेस्टर्न कोस्ट को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। द नॉर्दर्न पार्ट, ये आपकी बुक में है नहीं, द नॉर्दर्न पार्ट दैट इज द कोंकण प्लेन, फिर है आपका द कन्नड़ प्लेन, एंड फिर है आपका मालाबार प्लेन। मालाबार हिल्स वगैरह है तो उस हिसाब से हमने डिवाइड किया है। फिर आते हैं हम बे ऑफ बंगाल वाले, विच आर वेरी वाइड। क्यों है? क्योंकि आपकी ईस्टर्न घाट्स इतने ज्यादा दूर है, तो ये वाला जो प्लेन है ये काफी वाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट, राइट। सो यू हैव दिस नॉर्दर्न सिरकार पार्ट एंड देन यू हैव द कोरोमंडल कोस्ट। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब लार्ज रिवर्स, जैसे मैंने बोला, ज्यादातर रिवर्स जो है ईस्टर्न कोस्ट से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, चाहे वो कावेरी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, महानदी हो, है ना। लेक चिलिका इज एन इंपॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। एक चिलिका रिवर है यहाँ पर उड़ीसा में, एक हम लोग मैप करेंगे तब भी हम लोग पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो चिलिका लेक है जो पाई जाती है, जो काफी ज्यादा सी के पास है। लगून्स वगून्स भी वहाँ काफी दिखते हैं। अब हम आते हैं आइलैंड्स पे। अब गाइज अगर आपने हमारा देश देखा है तो यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स दिखे होंगे, है ना। अभिषेक सर से भी यहाँ एक आइलैंड से आए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से स्विम करके आए। मैं अपने वेदांतु आऊंगा, कोई हमको नहीं रोकेगा। बट एनीवेज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से वो आए हैं। और इस साइड है आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। गाइस यही होता है, बहुत मतलब साल हो गए मुझे वेकेशन लिए हुए, है ना। मुझे लग रहा है मेरी मेड ने भी 3 बार छुट्टी ले ली कि वो गाँव जा रही है या यहाँ घूमने जा रही है, और मैंने छुट्टी नहीं ली है। छुट्टी दे दो भगवान, इन आइलैंड पे ही भेज दो मुझे बस। चलो, द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लाइन क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो ये है आपका मालाबार कोस्ट और केरला, इसके पास है आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना। अर्लियर दे वर नोन एज लैकेडाइव, मिनिकॉय एंड अमिनडाइव, बट 1973 में इसको लक्षद्वीप का नाम दिया गया। इसका कैपिटल है कावारत्ती एंड इसमें काफी ज्यादा एनिमल्स और प्लांट्स और ये सब रहते हैं। पिट्टी आइलैंड इज अनइनहैबिटेड एंड हैज अ बर्ड सैंक्चुरी। तो पिट्टी आइलैंड करके लक्षद्वीप आइलैंड में एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर काफी सारी बर्ड्स हैं, पर लोग जो है वो नहीं रहते क्योंकि थोड़ी अनस्टेबल है, राइट। अब हम आते हैं, अच्छा है क्या आपकी बुक से डिलीट हो गया है क्या वो पार्ट? अब चलो पता नहीं इसमें क्यों नहीं दे रखा, बट लक्षद्वीप आइलैंड्स को कोरल आइलैंड्स भी बोला जाता है ना। पता नहीं आपकी बुक में या ये भूल गए हम लोग स्लाइड में डालना, तो मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ कि कोरल पोलिप्स करके एक ऑर्गेनिज्म होता है।
कैसे बनता है उसकी भी अलग कहानी है। जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का सा सिक्रीट करते हैं। अब ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो कोरल पॉलिप्स है ये कॉलोनी बनाती है और सिक्रीट करते रहते हैं, और एक पॉइंट पे इतना सिक्रीट कर देते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आइलैंड बना देता है। तो ये जो आइलैंड है इसको हम कोरल रीफ आइलैंड बोलते हैं। वहाँ कोरल्स की रीफ मतलब यही कोरल पॉलिप्स और उनका कैल्शियम कार्बोनेट और ये सब काफी देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, विच इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बहुत ज्यादा बड़े और स्कैटर्ड है एज कंपेयर टू द लक्षद्वीप आइलैंड्स। इनको अंडमान नॉर्थ में और साउथ में निकोबार बोला जाता है। ठीक है, हाँ आप ध्यान से सुनना। These islands are an elevated portion of submarine mountains। तो अगर आपको याद है कि ये वाला जो पार्ट है हिमालयाज का, इसको पूर्वांचल हिमालयाज बोला जाता है। याद है कि ये जो तीस्ता रिवर है यहाँ पर आके ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाती है, हिमालयाज भी टर्न ले लेती है, उस पार्ट को हम पूर्वांचल हिमालयाज बोलते हैं। तो ये हिमालयाज एक्चुअली कंटिन्यू करते हैं सी के नीचे भी, बट कुछ जो माउंटेन्स हैं वो इतने ऊंचे हो जाते हैं कि सी के ऊपर दिखते हैं, सी के ऊपर दिखते हैं, और इसी को हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, क्योंकि ये सबमरीन क्या होता है, सी के अंदर जो जाता है ना व्हीकल, है ना, तो ये सबमरीन माउंटेन्स बुलाया गया है क्योंकि ये सी के अंदर है माउंटेन्स, और कुछ पार्ट ऑफ द माउंटेन जो है बाहर को दिख रहे हैं, जिसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। है ना, क्या मस्त इंफॉर्मेशन है। जब मुझे ये पहली बार पता चला था, व्हाट द हेल, मतलब क्या है हमारी दुनिया, राइट, क्या है ज्योग्राफी हमारे देश की। So anyways, काफी फ्लोरा एंड फौना है। These islands lie close to equator and experience equatorial climate, क्योंकि इक्वेटर के पास है और काफी ज्यादा घने यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, चलो तो एक तरीके से हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। हमने हिमालयाज भी पढ़ लिया, इंडियन प्लेन्स भी पढ़ लिया, डेजर्ट भी पढ़ लिया, सेंट्रल हाईलैंड प्लेटो भी पढ़ लिया, डेक्कन प्लेटो भी पढ़ लिया, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स भी पढ़ लिया, ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट भी पढ़ लिया, है ना, आइलैंड्स भी पढ़ लिए। तो कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया आपका चैप्टर एक तरीके से। कैसा लग रहा है आपको समझ के, कि आज समझ आ गया आज पहली बार हमें चैप्टर? जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। इस पे कभी कभी 1 मार्कर आता है। माउंटेन से हमें मिलती है रिवर्स, हमें मिलता है बहुत ज्यादा फॉरेस्ट। नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत फर्टाइल है तो यहाँ पर काफी एग्रीकल्चर होता है। प्लेटो जो है क्योंकि वो एक टेबल टॉप है तो वहाँ वाटरफॉल्स होते हैं, बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत टूरिज्म होता है। कोस्टल रीजन में फिशिंग हो सकती है, टूरिज्म हो सकता है, एंड एवरी मतलब अगर आप इंडिया देखो कितना सुंदर देश है हमारा, हर चीज है हमारे पास, डेजर्ट से लेके सी से लेके माउंटेन से लेके बीचेस से लेके प्लेटो तक, है ना। एनीवेज चलो तो गाइज एक तरीके से समरी में वैसे बता चुकी हूँ। तो अगर हम लोग वापस से इंडिया को ऐसे ड्रॉ करें, यहाँ से ना मुझे ड्रॉ करना थोड़ा डर लगता है क्योंकि आप लोग कहोगे कि मैम ये पार्ट छोड़ दिया, वो पार्ट छोड़ दिया, है ना। तो इसीलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रही थी, मुझे पता था आप अपना सर जो है फोड़ लोगे। तो आपके हिमालयाज हो गए जो इस साइड आएंगे, है ना, थोड़े इस साइड आते हैं, फिर आपके आइलैंड्स भी हो जाते हैं, एलोंगेटेड सबमरीन माउंटेन्स जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड्स है, फिर आपके प्लेन एरिया है, फिर आपका अरावली हिल्स है, और यहाँ पर आपका डेजर्ट है, राइट। देन यू हैव your Satpura ranges, then you have your Vindhya ranges, फिर है आपकी, अबे क्या हुआ ये, कहाँ थी मैं, हाँ, फिर है आपका यहाँ पर नर्मदा रिवर, है ना। नर्मदा रिवर के ऊपर वाला एरिया यहाँ पर हुआ आपका मालवा प्लेटो, यहाँ पर बुंदेलखंड, यहाँ बघेलखंड, और यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटो, राइट। फिर है आपका ये पार्ट डेक्कन प्लेटो, फिर आया आपका ईस्ट वेस्टर्न घाट्स, फिर आया आपका ईस्टर्न घाट्स, फिर आपका कोस्टल प्लेन आ गया, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने आज के चैप्टर में पढ़ लिया। ऑब्वियसली मेरी ड्राइंग बुरी, आपकी ड्राइंग मुझसे बेटर हो सकती है। चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। आपके फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी, एक ऐसा लैंड मास जिसके सी 3 साइड्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्ट, पेनिनसुला, आइलैंड या नन ऑफ द अबव? टेल मी,
थैंक यू सौम्या, बिल्कुल सही बोले जितेंद्र सिंह। उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। 3 साइड से, जैसे इंडिया का सदर्न पार्ट है इसलिए हम बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। ऑलराइट, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। तो जब हिमालयाज इस साइड को आ जाते हैं, इस हिमालयाज को हम क्या बोलते हैं? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड या नन ऑफ द अबव? गुड अंकिता, गुड आर्यन, द आंसर इज पूर्वांचल। इसको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालयाज, है ना, जो ऐसे साइड में आ जाते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा। वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो केरला वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, गोवा तक का जो पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोंकण। भाई चल क्यों नहीं रहा? ये गोवा के नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? यस, द आंसर इज कन्नड़, कन्नड़ कोस्ट, राइट। द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? सी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। वेरी गुड, सब आता है आपको, बिल्कुल सही। थैंक गॉड, मुझे लगा मैंने तो कुछ नहीं गलत दिया, सही जवाब। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज भाबर? भाभी कौन है? भाबर, नई नई दुल्हन जब पहाड़ों से प्लेन्स पे आती है तो हम बोलते हैं भाभी आ गई। तो भाबर क्या होता है? हाँ, तो गाइस भाबर जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों से जब नदियां प्लेन पे आती है तो सबसे पहले जो प्लेन पे आती है, इंडियन प्लेन्स का पहला जो फीचर है, रिलीफ फीचर, उसको हम भाबर बोलते हैं। उस टाइम जो नदियां है उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तो वो भारी भारी सामान, जैसे आप बहुत सारे सामान के साथ पहाड़ से नीचे आ रहे हो, पर जैसे ही प्लेन एरिया में आते हो सबसे पहले भारी सामान नीचे रखोगे। तो नदियां भी कुछ अलग नहीं है, वो भी बड़े बड़े पेबल्स और पत्थर जो है नीचे रख देती है। इस एरिया में जो नदी है वो पत्थरों के अंदर जो है छुप जाती है। क्लियर? भाबर इज अ नैरो बेल्ट कंटेनिंग ऑफ पेबल्स इंस्टेड ऑफ सिल्ट, क्योंकि पेबल्स डिपॉजिट करता है आपका रिवर एंड फ्रॉम द इंडस रिवर टू द तीस्ता रिवर, मतलब पूरा ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाबर। क्लियर? यस जितेंद्र, ट्राई करो कि लर्न द लैंग्वेज जो बुक में दी है, समझने के लिए मेरी लैंग्वेज याद कर लो। नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मतलब इट इज आस्किंग यू द लॉन्गिट्यूडिनल वेरिएशन, है ना। तो अगर ये हमारा भारत है, मैं तो बहुत ही बुरी हूं, तो कौन से 3 हिमालयन रेंजेस है? जल्दी से बता दो, आर्क की तरह। मैम फ्रॉम विच स्टेट डू यू बिलोंग? आई बिलोंग टू रुड़की, उत्तराखंड, मतलब माई डैड इज फ्रॉम देयर, बट आई वॉज बॉर्न इन चेन्नई क्योंकि डैड वॉज पोस्टेड देयर एंड आई हैव लिव्ड ऑल अराउंड इंडिया। तो मैं ना हर जगह की हूं। यस, वेरी गुड। हिमाद्री या इनर हिमालयाज, हिमाचल या मिडिल हिमालयाज, शिवालिक या आउटर हिमालयाज। क्लियर? राइट। चलो अगला, Which plateau lies between the Aravalli and the Vindhya ranges? तो ये आपके विंध्या रेंजेस है, याद है? VNS क्या है? VNS विंध्या रेंजेस, नर्मदा रिवर, सतपुरा रेंजेस, और यहाँ है आपका अरावली रेंजेस। इनके बीच में कौन सा प्लेटो आता है? ये कौन सा प्लेटो है? बिल्कुल सही बोले, इसको हम बोलते हैं मालवा प्लेटो। क्या बोलते हैं? मालवा प्लेटो। विच क्लास इज दिस? एनीबडी टेल मी। बेटा सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकता है, ऑफलाइन अगर तुम्हारी हिम्मत हुई कि तुम क्लास में एंटर कर रहे हो, टीचर पढ़ा रही हो, बीच में बोल रहे हैं कौन सी क्लास है भाई, है ना, तो क्या मस्त टीचर जो है, मतलब मस्त मस्त, पर ये हम तो कर नहीं सकते। तो मैं बता देती हूँ, हम क्लास 9 में है ना, नीचे लिखा हुआ है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग अ कोरल ओरिजिन। डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बता दो। लक्षद्वीप, वेरी गुड। लक्षद्वीप जो है कोरल आइलैंड है, कैसे है मैं समझा चुकी हूं जब चैप्टर पढ़ाया था। डिस्टिंग्विश बिटवीन भंगर एंड खादर, चलो जल्दी से बता दो भंगर और खादर के बीच में डिफरेंस।
ये तो गाइस इस पे मैंने एक 90 सेकेंड वीडियो भी बनाया था, पता नहीं कितने बच्चों ने देखा होगा। द डिफरेंस बिटवीन भंगर, खादर, भाबर एंड तेराई, है ना, इसके बारे में मैंने बताया है। अगर देखा है वो वीडियो तो यो बता दो चैट बॉक्स में, नहीं देखा है तो जाओ मुंह धो के आओ। भांगर इज ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, वेरी गुड, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। आई होप आप लोग बुक में लिख रहे हो और सिर्फ मेरा चेहरा नहीं ताक रहे हो यहाँ पे, है ना। इसी तरीके से एसएसटी खत्म करनी है गाइस। एसएसटी मुझे पता है एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप अलग से टाइम दे पाओ, तो जब आप मुझसे पढ़ रहे हो तभी टाइम देके खत्म कर दो, है ना। खादर जो है वो न्यू एल्यूवियल सॉइल है, बिल्कुल सही बात। और बताओ, ये तो एक ही डिफरेंस हुआ। और हाँ ठीक है, आप बता सकते हो कि भंगर जो है वो लेस फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू खादर। उसमें जो है कंकड़ होते हैं, कंकड़ डिपॉजिट्स कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट ना थोड़ा कैल्शियम रहता है उसमें, कैल्सेरियस डिपॉजिट्स होते हैं। बट ये जो होता है इट इज मोर फर्टाइल, और क्योंकि ये मोर फर्टाइल होता है ये बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और बताओ, और बताओ। वेरी गुड, खादर कवर्स द फ्लड प्लेन। अब फ्लड प्लेन क्या होता है मैं बता चुकी हूं, पर मुझे पता है आप में से चतुर बच्चे होंगे क्लास में जो लाइक मैम हम तो नहीं देखे सेशन, बता दो फ्लड प्लेन क्या होता है। तो जल्दी से उन बच्चों को मैं बता देती हूँ कि ये है आपकी नदी, है ना, मस्त जा रही है, वो बहुत तेज बारिश आती है, बारिश आती है तो क्या बोलते हैं, अरे बाढ़ आ गई, है ना, बोलते हैं बाढ़ आ गई। थोड़ी सी भी बाढ़ आती है क्योंकि रिवर का जो पानी है वो एक्सटेंड हो जाता है, वो बढ़ जाता है, यहां तक पहुंच जाती। देखा है ना नदी, आपने देखा होगा शहर में कोई नदी है तो बारिश के टाइम उसका जो है ब्रेथ बढ़ जाता है, राइट। अब जब समर आता है तो वापस से वो श्रिंक कर जाती है। तो जब रिवर वापस से श्रिंक करती है तो ये वाला जो एरिया होता है जहां नदी ने अपने डिपॉजिट्स छोड़े हुए होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लड प्लेन। क्या बोलते हैं? फ्लड प्लेन। ठीक है, तो खादर जो है या फ्लड प्लेन एरिया में होता है जो बार बार हर साल जो है रिन्यू होती है, हर साल नए डिपॉजिट्स आते हैं। भंगर जो है फ्लड प्लेन के दूसरी तरफ और आगे एक तरीके से पुराना एल्यूवियल सॉइल होता है। ठीक है, दैट इज नॉट ऑन द फ्लड प्लेन। क्लियर? चलो देखते हैं, कुछ छोटा तो नहीं। हाँ, इट प्रेजेंट्स ए टेरेस लाइक फिगर। भंगर जो है थोड़ा सा टेरेस टाइप होता है, थोड़ा सा पहाड़ी टाइप होता है, और खादर बिल्कुल ही नदी के पास होता है। आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कर लिए। चलो अब हम आते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पे। मेरे पास जगह नहीं है पर चलो यहाँ करते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। बता दो, लेट मी सी हाउ मेनी यू गाइस कैन क्विकली टेल मी। डार्क सॉइल एंड लाइट सॉइल बुक में नहीं दे रखा, बट ठीक है लिख सकते हो। अगर जो बुक में दे रखा है उसके मार्क्स मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा चीजें लिख रहे हो उसके मार्क्स मिले या ना मिले डिपेंड्स ऑन योर टीचर। मैम वाई मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ओजस्वी इसको हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में कर लेंगे वो भी। पर ऐसे ही अगर आप जनरली पूछ रहे हो, इसीलिए क्योंकि पहले से एंशिएंट टाइम से हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री रहे हैं। वी हैव नॉट बीन एबल टू ट्रांसफर पीपल इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। इतनी जॉब्स वहां पर नहीं आई है। एग्रीकल्चर एज अ जो ऑक्यूपेशन है बहुत लो इन्वेस्टमेंट ऑक्यूपेशन है, लोगों के पास पहले से जमीन होती है तो उसमें कंटिन्यू रखते हैं वो काम। ठीक है, वेरी गुड। तो आप बोल सकते हो कि जो वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स है वो कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स जो है वो ब्रोकन है। वेस्टर्न घाट्स में जो है पास के थ्रू पास बनाना पड़ता है आपको जाने के लिए, आसानी से आप दूसरे साइड नहीं जा पाते। यहाँ पर जो है रिवर्स आराम से हिल्स के गैप में चली जाती है। और वाह, वेस्टर्न साइड इज ऑन द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो, ईस्टर्न साइड इज ऑन द ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो। ले लो भाई, एक मार्क इसके भी ले लो। अक्षत, अब सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। ओके ओजस्वी, हाँ वेरी गुड। आप ये भी लिख सकते हो कि वेस्टर्न घाट्स में जो माउंटेन है वो हाईएस्ट होते हैं और फिर कम से शुरू होते हैं फिर बढ़ते रहते हैं। ईस्टर्न घाट में ऊपर ही नॉर्थ में ही बहुत ज्यादा टॉल माउंटेन्स हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स आर हायर, ईस्टर्न घाट्स की हाइट इतनी ज्यादा नहीं है। चलो पढ़ते हैं।
तो गाइज आप लोगों ने जैसे बोला वेस्टर्न घाट्स वेस्ट साइड में है, ईस्टर्न घाट्स डेक्कन प्लेटो के ईस्ट साइड में है। फिर आप बोल सकते हो कि वेस्टर्न घाट्स जो है कंटिन्यूअस रेंज है, ईस्टर्न घाट्स जो है डिसकंटिन्यूअस है, और उसमें जो रिवर्स है वो आराम से डाइसेक्ट करते हुए जाती है एंड सीधा बे ऑफ बंगाल में जाती है, राइट। यहाँ पर जो है दे आर, अच्छा ये भी एक जैसे होता है ना लड्डू वाला पॉइंट, they are parallel to the western coast of Andaman Sea, they are parallel to the eastern coast of Bay of Bengal, ठीक है। फिर they are higher in the south, मतलब the height of the mountains increases in the south, और ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो नॉर्थ में ही काफी हाई वहां पर माउंटेन्स है। एवरेज हाइट इज 900 to 1600 मीटर, और यहाँ एवरेज हाइट कम है, 600 मीटर ही है। हाईएस्ट पीक यहाँ पर है अनाई मूडी का, एंड वहाँ हाईएस्ट पीक है महेंद्र गिरी का। क्लियर? यस। हाँ शिवम, वो भी डाल सकते हो, वो भी डाल सकते हो। नो रिवर्स कट इन वेस्टर्न घाट्स। व्हाट अबाउट नर्मदा? छोटे छोटे रिवर्स है जो वेस्टर्न घाट से भी जाती है, ऐसा नहीं है। वो किस तरीके से जाती है वो हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अगला, व्हाट आर द मेजर, ये आ गया आपका 5 मार्कर क्वेश्चन। व्हाट आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? तो इंडिया में क्या क्या फिजियोग्राफिक डिवीजन है जल्दी से बता दो। काश मेरी ड्राइंग अच्छी होती गाइस, काश, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट फिर भी बता दो क्विकली। यस, वेरी गुड। फर्स्ट वी हैव द हिमालयाज, है ना, हमारे पास हिमालयाज है। फिर वेरी गुड, हमारे पास इंडियन प्लेन्स है। फिर उसके बाद हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, डेक्कन प्लेटो है, सारा जो आपका सेंट्रल हाईलैंड डेक्कन प्लेटो वाला एरिया है। थर्ड डेजर्ट है ना, डेजर्ट है, आइलैंड्स है, कुछ छोटा मैंने कुछ छोड़ा, आइलैंड है, डेक्कन प्लेटो, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। आई थिंक सब बोल दिए हैं। कोस्टल एरियाज, हाँ, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट। Contrast the relief of the Himalayan region with that of the Peninsula region। तो अगर आपने अभी अपनी बुक खोल के रखी है, इस क्वेश्चन को ऐसे डबल अंडरलाइन करके लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, जो अगर आपका अभी में फर्स्ट टर्म या मिड टर्म या यूनिट टेस्ट या जो भी आ रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एसएसटी डुअल टीचर से पढ़ सकते हैं। इसका डुअल टीचर क्या होता है? रावण है क्या कि दो सर है एसएसटी टीचर के? चलो हम लोग जल्दी से इसका डिवीजन पढ़ लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हिमालयन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है। किस तरीके से है मैं समझा चुकी हूँ जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे, बट दे आर वेरी यंग फोल्ड माउंटेन्स एज कंपेयर टू पेनिनसुला प्लेटो, जो पुराने गोंडवाना के पार्ट के है ना। जो गोंडवाना आपका जो आइलैंड हुआ करता था, आइलैंड कह रही हूँ, कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जो कट गया था, याद है हमने पढ़ा था, राइट, उसका पार्ट है, राइट। यहाँ पर जो है लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स, मतलब बहुत विशाल माउंटेन्स है, वेरी डीप वैलीज है, और यहाँ पर शैलो वैलीज और राउंडेड माउंटेन्स है। क्योंकि ये थोड़े बूढ़े हो गए हैं यहाँ पर माउंटेन्स, बहुत पुराना लैंड है, तो यहाँ के माउंटेन्स में बहुत इरोजन हो गया है, तो आपको हिल्स दिखती है, इस तरीके की हिल्स, यहाँ पर शार्प माउंटेन्स दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेन। यहाँ पर जब वो दो प्लेन्स होते हैं वो जुड़ते हैं तब आपका हिमालयाज बनता है। ये पेनिनसुला प्लेन जो है बहुत पहले गोंडवाना में ही बन गया था, ठीक है। फोर्थ इज इट इज कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पर इट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आपने कभी सोचा होगा या नहीं सोचा तो मैं बता देती हूँ, वैसे ये समझाने वाला सेशन है नहीं, बट सेडिमेंट्री रॉक जो है पाया जाता है रिवर के पास या सी के पास, है ना, क्योंकि वो सेडिमेंट से बनता है, छोटे छोटे सेडिमेंट से। तो हिमालयाज में कैसे पाया गया? तो मैंने आपको बताया ही था कि जब वो गोंडवाना, ये वाली जो आपकी प्लेट और तिब्बत वाली ये जो प्लेट है, ये जुड़ रही थी, तो बीच में जो है सी था, है ना। तो जब वो जुड़ रही थी, आपस में ऐसे मार रही थी एक दूसरे को, तो जब वो हिल्स जो है बनने फॉर्म हुए, तो अंदर के सी के जो सेडिमेंट्स थे उसी से हिमालयाज बने, इसीलिए यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। पर जो पेनिनसुला प्लेन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि यहाँ काफी वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ करे थे एक जमाने में,
ठीक है। अब आप बता सकते हो कि हिमालय से हमें पेरिनियल रिवर्स मिलती है क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स है एज कम्पेयर टू पेनिनसुला में जहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, क्योंकि वो इतना पुराना लैंड है तो वहाँ माइनिंग से हमें अच्छे मिनरल्स मिलते हैं और बहुत अच्छी वाटरफॉल्स भी मिलता है। क्लियर? यस। अवंतिका आपकी मर्जी है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, बट बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। राइट, गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगेन गाइस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा सा जो है रट के चले जाओ और आराम से लिखो, बहुत ही आसान है। आप लिख सकते हो कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो 3 बिग रिवर्स से बनी है, दैट इज योर ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड गंगा। ठीक है, ये प्लेन जो है एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट से बनी है, जो रिवर्स माउंटेन से आती है, माउंटेन से नीचे आके जो एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट करती है उससे आपका क्या कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन बनता है। नॉर्दर्न प्लेन को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन या रिवर्स हम उसको डिवाइड करते हैं बिटवीन द पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स हम उसको डिवाइड करते हैं भाबर, तेराई, भंगर और खादर में। फिर आप बोल सकते हो कि जो नदियां है ये जो प्लेन्स में डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है जो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन ही इतना फर्टाइल है कि यहाँ काफी एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। ऑलराइट, यस सुबह। Made of alluvial soil divided into one type, no, divided in two ways it is divided। ठीक है, 2 तरीके से ये divided है। क्लियर? आई थिंक मैंने सब बता दिया है। पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, एक और भी था क्या? इतना ही था? यस मैम, बच्चा नोट्स आई विल बी पुटिंग एज यूजुअल ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ओके शिवम। शिवम लाइक मैम 2 होंगे पर मैंने तो एक ही याद किया है। हो सकता है कि प्लेन के 2 पार्ट्स है पर हम एक ही याद करके एग्जाम में जाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें पता चल गया है। Alright, let's look at the short note again guys, direct questions, easy questions। आराम से आप बोलोगे इंडियन डेजर्ट। सबसे पहले आप बोलोगे इंडियन, क्या इंडिया बनाती हूँ मैं, छोड़ो मैं नहीं बना सकती, अगले पे चलते हैं। सबसे पहले आप कहोगे कि अरावली हिल्स के वेस्ट साइड में जो एरिया है जिसको हम राजस्थान भी बोलते हैं, वो वाला एरिया जो है आपके इंडियन डेजर्ट है, इसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं। बिना कुछ रटे आप बोल सकते हो डेजर्ट है तो ऑब्वियसली वहां रेनफॉल बहुत कम होगी, है ना, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होगी, जिसके वजह से वहां वेजिटेशन बहुत स्कांटी है, बहुत कम वेजिटेशन जो है दिखाई देती है। रिजिड क्लाइमेट है, एरिड, एरिड मतलब ड्राई क्लाइमेट है। कभी कभी वहां पर रेनी सीजन में छोटे छोटे स्ट्रीम्स, छोटी छोटी नदियां दिखती है बट वो सी तक नहीं पहुंच पाती, उनका संगम नहीं हो पाता, लव स्टोरी अधूरी रह जाती है क्योंकि बहुत गर्मी की वजह से वो सूख जाती है ना। फिर आप ये इंपॉर्टेंट है, लूनी इज द ओनली रिवर इन दिस रीजन। और एक फीचर जो डेजर्ट्स का हमने पढ़ा था वो था बारचन। बारचन क्या था? ऐसे सैंड ड्यून्स, आर्क की तरह सैंड ड्यून्स होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं मैं समझा चुकी हूँ, बट बारचन्स होते हैं दैट इज क्रिसेंट। क्रिसेंट मतलब चांद की तरह, है ना, चांद होता है ना ऐसे, क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स जो बहुत ज्यादा दिखता है हमें इन इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री। ठीक है, सेकेंड सेशन ऑन टेलीग्राम चैनल। अच्छा नहीं डाला क्या? डाल दूंगी। मैम आप अभी कहाँ रहते हो रिसेंट, क्यों आओगे, मिठाई लाओगे तब बताऊंगी। अच्छा, अब हम आते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स पे। तो गाइज आपको अगर याद है तो डेक्कन प्लेटो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक है आपका ये डेक्कन प्लेटो और एक है नर्मदा रिवर के ऊपर वाला प्लेटो को हमने बोला है सेंट्रल हाईलैंड्स। याद है? कुछ याद आ रहा है? अब सेंट्रल हाईलैंड में जो नदियां हैं जैसे बेटवा हो गई, सोम हो गई, ये जो है दे मूव, हमेशा डायरेक्शन बता दो, दे मूव फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है वो थोड़ा टिल्टेड है ना, इसीलिए वो उस साइड पे जो है रिवर्स आपकी फ्लो करती है। सेंट्रल हाईलैंड्स जो है थोड़ी इस तरीके से ट्रायंगुलर है, इट इज वाइड इन द वेस्ट एंड इट इज नैरो इन द ईस्ट। सबसे वेस्ट में आपका मालवा प्लेटो है, फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड, याद आ रहा है, एंड फिर आता है आपका छोटा नागपुर प्लेटो ईस्टवर्ड साइड में। छोटा नागपुर प्लेटो ड्रेन करती है रिवर दामोदर रिवर,
है ना, ड्रेन्स द छोटा नागपुर प्लाटो। कुछ मिस हुआ हमारा, समझ आ गया गाइस? वापस से ड्रॉ कर सकती हूँ बट अभी मैप में हमें करना ही है ना? क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं आइलैंड्स पे। तो गाइस ये सबसे आसान होगा। आइलैंड्स आपके दो आइलैंड्स है, आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स है अरेबियन सी में, फिर आता है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में। अंडमान एंड निकोबार, ऑब्वियसली अंडमान नॉर्थ में है, निकोबार साउथ में है। अंडमान एंड निकोबार बहुत ज्यादा बड़े हैं एज कंपेयर टू लक्षद्वीप आइलैंड्स, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड भी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन भी बोला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैंने आपको समझाया था, नहीं याद है तो वापस से बता देती हूँ कि आपके जो हिमालयाज है, जिसको हम पूर्वांचल भी बोलते हैं ना, मिजोरम के आने वाले, वो कंटिन्यू करते हैं सी के अंडर, पर हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। बट कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं जो पानी से बाहर निकलते हैं, उसको ही तो हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोल रहे हैं, राइट? सो दे आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। सबमरीन क्यों? क्योंकि सबमरीन होती है ना व्हीकल जो सी के अंदर चली जाती है, तो सबमरीन माउंटेन हुए वो, राइट? क्योंकि वो इक्वेटर के पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप दोनों ही, तो यहाँ काफी गर्मी और इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। क्लियर? ठीक है सीराप्रीत, ऑलराइट। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो है कावारत्ती, एंड आप बोल सकते हो कि मतलब कुछ भी लिख लो, और भी चीजें लिख लो जो बुक में दे रखी है, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैम प्लीज मेक अ वन शॉट ऑफ दिस चैप्टर। ओके अवंतिका, विल डू, वी कैन डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। चलो अब हम लोग आते हैं मैप्स पे। नाउ गाइस मैप के लिए सब जल्दी से मैं 1 मिनट दूंगी, अपनी मैप जो हो निकाल के रख लो। मैप नहीं है तो इंडिया ऐसे अपने हाथ से बना लो जैसे मैं गंदा गंदा बनाती हूँ। एंड लेट अस बिगिन विद द मैप क्वेश्चंस। किस पे करें? चलो ब्लैक से करते हैं। क्लियर? मैम बताओ ना कहाँ रहते हो? बेटा घर पे रहती हूँ। निकाल लिया? वाह हिना देवी, जल्दी से ले आओ मैप्स। ये क्या हुआ? मैम बेटा आईसीएसई के लिए अभी तो कुछ नहीं है प्लान, कुछ होगा तो बताएंगे। ऑल आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल सही बात। चलो लेट अस बिगिन। अब गाइज ये है कुछ माउंटेन रेंजेस जो आपको याद करने हैं। अगर आपके पास आपके सामने बुक है तो जल्दी से शुरू कर देते हैं, ठीक है? 1 सेकेंड दो मुझे। हाँ ठीक है, ऑलराइट। बेटा फिजिकल मैप हो तो बेटर है, नहीं तो पॉलिटिकल मैप पे ही कर लो, नहीं तो खुद ड्रॉ करके कर लो, इतना सोचो मत। मैं सोच रही हूँ मैं किससे। चलो तो गाइस सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पर जहां पर आपका लद्दाख है वो हुआ आपका जास्कर। क्या है आपका? जास्कर, ठीक है? दीज आर द जास्कर रेंजेस। फिर आया आपका सॉरी काराकोरम रेंजेस। देखो मैं गलती कर रही हूँ भाई साहब। ओके मैं एक पेन से लिख रही हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। दीज आर योर काराकोरम रेंजेस। अब जास्कर जैसे Z लास्ट में आता है वैसे जास्कर भी बाद में आएगा। दीज आर योर जास्कर रेंजेस जो पैरेलल है टू काराकोरम, ठीक है? दे आर पैरेलल टू काराकोरम। फिर आते हैं आपके शिवालिक्स। तो अगर आपको याद है कि आपके हिमालयाज आर्क की तरह है, 3 आर्क की तरह है। यू हैव योर हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक सबसे नीचे। तो आप जो हो अपना शिवालिक्स यहां बनाओगे, ठीक है? इस तरीके से ये है आपके शिवालिक्स। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? बेटा K2 अभी आएंगे K2 पे। ऑलराइट, अब हम आते हैं विंध्या सतपुरा रेंजेस पे। तो गाइज मैं आपको बता चुकी हूं कि सबसे पहले आपको इस ऐसे में करना है नर्मदा रिवर, ठीक है? और मैंने आपको समझा रखा है VNS, है ना? बता रखा है VNS के बारे में। तो यहाँ है आपके विंध्या माउंटेन्स, यहाँ है आपके सतपुरा माउंटेन्स। विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया, एंड यहां पर है आपके अरावली माउंटेन्स। क्या है? अरावली माउंटेन्स। क्लियर? अरावली, विंध्या, सतपुरा। अब हम आते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में। तो वो सबसे ज्यादा आसान है। कोस्ट के पास हुआ आपका कंटिन्यूअस वेस्टर्न घाट्स
और कोस्ट से थोड़ा दूर डिसकंटिन्यूअस हुआ आपका ईस्टर्न घाट्स। क्लियर? एनी डाउट? यस अवंतिका, इतना वो क्यों हो रहा है, एक सेकेंड दो मुझे। क्लियर? यस। सोशलिज्म इन यूरोप कब स्टार्ट होगा? अगले हफ्ते। ऑलराइट, तो गाइज यहां पर भी माउंटेन है, तो जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी आपके पास ये होगा, चिंता मत करो। अब हम आते हैं माउंटेन पीक्स पे। कैन वी स्टार्ट विद द माउंटेन पीक्स? यस। तो गाइज सबसे पहले तो K2 आएगा, तो यहां पर आप K2 बना लो, ठीक है। गाइज कुछ लिखते रहो, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ भी आ रहा है या नहीं। फिर आता है आपका कंचनजुंगा, तो यहां पर सिक्किम और नेपाल के बाउंड्री पे है आपका कंचनजुंगा, ठीक है। एंड फिर आता है आपका अनायमुड़ी, तो अनायमुड़ी जैसे केरला और तमिलनाडु के बाउंड्री पे आता है, नीलगिरी हिल्स में आता है आपका अनायमुड़ी। यस यस, आई विल पोस्ट ऑल ऑफ दिस इन द ग्रुप। आहा, मेरा फेवरेट प्लेटो। तो गाइस सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है और लिखना है डेक्कन प्लेटो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है छोटा नागपुर और मालवा प्लेटो, तो यहां पर वापस से आप ये नदी बना दो, ठीक है, नर्मदा रिवर की। आपको पता है नर्मदा रिवर के नीचे आपका डेक्कन प्लेटो है। फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपके अरावली हिल्स आते हैं, अरावली हिल्स के वेस्ट साइड पे आपका डेजर्ट आता है। तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है, जो नर्मदा रिवर जो विंध्या माउंटेन्स के ऊपर है और अरावली हिल्स के बीच में है, उसको हम बोलते हैं मालवा प्लेटो। फिर आता है आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेटो, और ये वाला जो रीजन है इसको आता है छोटा नागपुर प्लेटो, है ना। और छोटा नागपुर प्लेटो, भाई कहाँ गया, छोटा नागपुर प्लेटो से ड्रेन होता है आपका दामोदर रिवर, ठीक है। इस तरीके से याद रखो तो याद रहेगा। यस यस, आगे बढ़े, समझ आ गया? कितना तो आसान है, ठीक है। मालवा प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, ये पॉलिटिकल मैप पे है, पॉलिटिकल मैप नहीं आएगा, चिंता मत करो, फिजिकल मैप पे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं कोस्टल प्लेन पे, सबसे ज्यादा आसान है। तो गाइस ये पूरा एरिया एक तरीके से आपका, अरे भाई क्या हो रहा है, ये पूरा एरिया एक तरीके से आपका कोस्टल प्लेन है। तो यहाँ पर गोवा, गोवा दिख नहीं रहा, ये था गोवा। एनीवेज 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है, गलत कर दिया, हाँ 3 पार्ट्स में जो है आपका डिवाइडेड है। ये केरला वाला इज मालाबार कोस्ट, ऊपर है कोंकण कोस्ट, गोवा से नीचे है कन्नड़ कोस्ट। एंड यहां पर आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यस, नॉर्दर्न सिरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर? हैज एवरीवन मार्क देयर मैप्स, या बस बैठ के चिल कर रहे हो कि मैम वीक क्विज शुरू करेंगी तब फोकस करेंगे हम? हाँ, ऑलराइट ऑलराइट भाई, कुछ अजीब ही लोग आ जाते हैं। चलो जल्दी से वीक क्विज पे चलते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को थम्स अप नहीं दिया है, दे दो, वही थम्स अप का ऑप्शन है और वीक क्विज पे आ जाओ।